आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके अब तक के पेपर्स अच्छे हुए होंगे। ये वीडियो अक्टूबर नवंबर 2021 के लिए रिकॉर्ड की जा रही है सेशन के लिए, लेकिन आगे हमारा काफी अर्सा सिलेबस कॉमन है, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस पर आ सकती हैं, तो ये वीडियो इंशाल्लाह अगले भी कई साल जो एप्लीकेबल रहेगी। इसको बाद की सीरीज वाइज स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली इसका प्राइम फोकस होगा पेपर पैटर्न, पेपर टेक्निक्स, जो आपका ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज का पेपर 2 है हमारा, इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको सिंपली हम ज्योग्राफी कहते हैं, उसके लिए रिकॉर्ड की जा रही है वीडियो। ठीक है, इसकी अच्छा कुछ चीजें पहले जरूरी, पहली चीज जरूरी ये कि डिस्क्रिप्शन में देख लेना या उसके अंदर पिन कमेंट्स में देख लेना, मैं कमेंट डालूंगा वहां, मैं इसके जो नोट्स मेरे पास अभी तक मौजूद है कम से कम मैं वो टैग कर दूंगा, वक्त के साथ साथ मैं उनको इंशाल्लाह इंक्रीज करता जाऊंगा। दूसरा, उसमें आपको हमारी दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स और भी कवर हुए हैं। इस वीडियो में हमारा प्राइम फोकस जो है वो होगा पेपर पैटर्न के ऊपर, पेपर सोल्यूशन के ऊपर, कॉमन टेक्निक्स के ऊपर, क्वेश्चन किस तरह आंसर करना है, क्वेश्चन में ध्यान क्या करना है, इन तमाम चीजों के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो उसके बाद जो हमारे पास इतना टाइम बच गया उसमें कुछ टॉपिक्स भी इंशाल्लाह जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं ना जिनमें मुश्किल होती है बच्चों को आमतौर पे, मैं उनको जरूर इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा। लेकिन ये है कि अगर उसके अलावा भी जो हमारी दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की वीडियो है उसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स और भी कवर किए हुए हैं, तो आपको उसमें काफी हेल्प हो जाएगी, उनको देख लेना। वक्त के साथ साथ मैं वो जो लिंक से इंक्रीज करता जाऊंगा, अगर आप ये बाद में भी देख रहे हो तो आपके काम आएंगे वो लिंक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में लोग पेपर पैटर्न बात करेंगे, इन तमाम चीजों ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, स्पेशली वो जो क्वेश्चन आता है कि मुख्तलिफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करने हैं, उनमें हमारे पास टेक्निक क्या हो सकती है, कॉमन गलतियां क्या होती हैं, इन पे बात करेंगे। ये 2021 के स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड की जा रही है, अक्टूबर नॉर्मली मैंने पहले बताया, लेकिन इसको बाद के स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग डेट जो है 11 अक्टूबर जो है रात को तकरीबन 10:15 यानी तकरीबन 9 से 10 के बीच में रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें बहुत जरूरी बात क्या है, इस पेपर के अंदर सबसे पहले ये चीज ध्यान में क्लियर करके जाना कि ये हिस्ट्री के साथ का पेपर नहीं है, इसमें आपने कहानियां नहीं लिखनी। देखो इस पेपर में ब्लंडर स्टार्ट होगा कहानी लिखने से, जिस पॉइंट पे आप आके फजूल इंफॉर्मेशन डालने बैठ गए ना, आप पेपर खराब कर बैठोगे। तो पहला असूल इस पेपर का ये है कि हमने कहानियां लिखनी है। एक जरूरी बात, कोई स्टूडेंट अगर मुझे पता है कल उनका कल के दिन में जो है उनका लॉ का पेपर भी हो रहा है, ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, और उनका केमिस्ट्री जो ओ लेवल का स्टूडेंट्स उनका पेपर भी हो रहा है, तो केमिस्ट्री ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने नीचे जो है नोट्स के लिंक डाले हुए हैं, और मैंने जो है ए लेवल लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर टेक्स्ट छोड़ेंगे। ठीक है, अगर पहले छोड़ा मैंने चेक नहीं किया होगा, आप इसके बाद छोड़ दें, मैं आपको रात के अंदर इंशाल्लाह जो मेरे पास वॉइस नोट्स थोड़ा पड़े हुए हैं मुख्तलिफ जो है चैप्टर्स के भी, और उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरे पास जो वॉइस नोट पड़े हुए हैं पेपर पैटर्न के, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात करते हैं। देखो ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहला ध्यान करना है, पॉइंट वन, पेपर में कहानियां नहीं लिखनी। बच्चे पेपर में बहुत एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन लिख के आते हैं, वो छोटी जगह देता है आपसे वन वर्ड, कुछ जगह पे वन वर्ड का आंसर मांग रहा होता है, कुछ जगह वो वन सेंटेंस का आंसर मांग रहा होता है, आप लिखने बैठ जाते हो। एक्स्ट्रा लिखने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, वो आपको -1 नहीं करता, लेकिन एक्स्ट्रा लिखने से हम अपना टाइम जाया कर बैठते हैं, टाइम जाया कर बैठने से ये होता है हमारा पेपर मैनेज नहीं होता, जिस जगह लिखना होता है वहां हम नहीं लिख पाते। ठीक है, इस तरह के मसले बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, 3 क्वेश्चन हल करने हैं, चौथा नहीं हल करना। अभी तक मैंने जो, अब देखो इसमें इशू क्या है, पाकिस्तान स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री में इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज किया। पहले उन्होंने उसमें जो है पैटर्न से चेंज करने से मुराद ये है कि उन्होंने बगैर बताए, यानी कि बगैर उसका जो होता है ना वो किए, अनाउंस किए, क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज किया कि मुख्तलिफ सेक्शन में से क्वेश्चन दे दिए एक क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ जो एक जरूरी चीज आपने याद रखनी है कि पेपर की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना बिफोर स्टार्टिंग द पेपर। हो सकता है कोई इस तरह की चीज आपकी यानी वहां इस तरह की ना हो कि जो हमें अभी नहीं पता, यानी कि इस तरह का कोई माइनर सा चेंज होगा, मेजर चेंज नहीं हो सकता। स्पेसिमन पेपर तब तक, हमेशा जब भी कोई मेजर चेंज आता है स्पेसिमन पेपर रिलीज होता है, कोई माइनर सा चेंज होगा अगर होता भी है, इन केस हुआ जिस तरह हिस्ट्री वाले पेपर में था कि उसके अंदर जो है उन्होंने एक वॉलंटरी क्वेश्चन का जो सेक्शन का क्वेश्चन है वो 2 से दे दिया था, तो इस तरह का माइनर चेंज होगा, उसको आप एक पास रूट अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। वैसे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 5 दिए होते हैं, जो 3 हमने सॉल्व करने होते हैं उनके बारे में जरूरी बात क्या है, हर क्वेश्चन जो होता है उसके, अच्छा आप एक क्वेश्चन नया स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप कोई फर्ज करो क्वेश्चन निकालना चाहते हो उसको कंप्लीटली ओमिट करके आओगे, क्लियरली उसको जो ऊपर से यानी कि काट के उसके ऊपर ओमिट का वर्ड लिखाना। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूरा चेंज करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर लिया था, अब आपने नहीं करना, आप क्वेश्चन 3 करना चाहते हैं, इस तरीके से। अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पहले 3 चेक करेगा, यानी आपने 1 3 4 5 किया ना, तो आपका 1 3 4 वो चेक करेगा, 5 नहीं चेक करेगा। तो इसमें ध्यान रखना, बेशक आपने क्वेश्चन 3 के अंदर सिर्फ 4 अल्फाज ही लिख के छोड़ दिए लेकिन उनको कट नहीं किया, तो फिर वो क्वेश्चन 3 चेक करेगा, 5 चेक नहीं करेगा, आपका ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाता है आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन के टाइप, जो वैसे मेरे ज़हन में जो गलतियां हमने खुद की हुई हैं, जो मैंने करते हुए स्टूडेंट्स को देखी हैं, पहले उनको सुन लो। जो आपका क्वेश्चन आता है ना ग्राफ का, ठीक है, अगर उसने आपको एक ग्राफ दे दिया, एक बार चार्ट दे दिया, एक उसने आपको स्टेटिस्टिक्स दे दी, बेसिकली कोई स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, उसमें वो कहता है कि यार इस ग्राफ को एक्सप्लेन करो, ठीक है, इसके अंदर इसको डिस्क्राइब करो, इसको एक्सप्लेन करो। अब जरूरी बात, ग्राफ की डिस्क्रिप्शन में जो होता है ना, कोई ग्राफ उसने आपको दिया हुआ है उसमें आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है,
अमूमन अगर उसने कोई स्पेसिफिकली डिफरेंट बात नहीं पूछी हुई, तो जब आपको डिस्क्रिप्शन मांगेगा आपने ग्राफ इटसेल्फ को डिस्क्राइब करना है, उसकी पीछे की बातों को टच नहीं करना। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द चेंज इन द ग्राफ, ठीक है, उस केस में तो ऑब्वियस बात है रीजंस बताओगे। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास अमूमन आ जाता होता है 2 से 3 मार्क्स का कि इस ग्राफ को डिस्क्राइब करें, ठीक है, रेनफॉल का ग्राफ है, ठीक है, अब उसमें आपको कहता है कि डिस्क्राइब द ग्राफ, तो आपने ग्राफ पे जो वेरिएशन नजर आ रही है उन पे फोकस करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे आमतौर पे कॉमन गलती कर जाते हैं कि वो ना बैकग्राउंड में बैठ जाते हैं, उस ग्राफ को खुद को एक्सप्लेन नहीं करते। अब समझो ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में चीज नंबर 1 क्या है, क्या वो ग्राफ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, क्या आपको जो पहली फर्स्ट करो आपको एक रेनफॉल का ग्राफ देता है, जनवरी में वैल्यू है 10, फरवरी में 12, उसके बाद 14, 15, इस तरह करके वो हर महीने इंक्रीज कर रहा है, उसमें डिक्लाइन कहीं नहीं आ रहा, तो इस तरह ग्राफ को कहोगे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये पॉजिटिवली इंक्लाइंड ग्राफ है, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह आपका अच्छा कोई अगर 2 चीजों का ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट करो आपको कहता है कि पेस्टिसाइड यूज दिया हुआ है और उसकी जगह आपको क्रॉप प्रोडक्शन दी हुई है, उसके अगर आप देखते हो कि उस ग्राफ में क्रॉप प्रोडक्शन जो है पेस्टिसाइड यूज के साथ जो है बढ़ती जा रही है, तो आप कहोगे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पेस्टिसाइड यूज एंड क्रॉप प्रोडक्शन शो इन द ग्राफ, ठीक है। इस तरह दूसरा हो गया नेगेटिव ग्राफ, जिसके अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गई, या डिक्लाइनिंग ग्राफ हो गया जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। अब गलती क्या होती है, एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग ग्राफ। फ्लक्चुएटिंग ग्राफ ये है जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ी सी हायर, जनवरी में हायर रेनफॉल हुई थोड़ी सी, ठीक है, फरवरी मार्च में लो रेनफॉल हो गई, उसके बाद फिर आपके पास जो है मई जून में फिर से आपकी यानी कि वो अप्रैल मई जून में फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो गई, अगस्त उसमें जुलाई अगस्त के अंदर पीक पे चली गई, फिर थोड़ा सा फिर डिक्रीज हुई। इस तरह का ग्राफ जो होता है किसी भी चीज का हो उसे हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग ग्राफ, इस ग्राफ में फ्लक्चुएशन शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, और ग्राफ को डिस्क्राइब किस तरह कर सकते हो, उसमें देखना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां है, ये बता देना कि किस महीने में, आपका फर्ज करो महीने की बात हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहां है, मिनिमम वैल्यू कहां है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक पैचेस नजर तो नहीं आ रहे, जैसे फर्ज करो मैंने भी आपको रेनफॉल का बताया है, आप ये बता सकते हो कि यार जनवरी से लेके मार्च तक लो रेनफॉल है, मार्च से लेके जो है हमारा अक्टूबर तक सितंबर तक हाई रेनफॉल है, अक्टूबर और जो नवंबर में थोड़ा सा फिर लो पैच है, उसके बाद जो है दिसंबर के अंदर जो है फिर से हमारी जो एंड दिसंबर में रेनफॉल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, इस तरह करके, ठीक है। यानी ग्राफ अगर उसने आपको दिया हुआ है तो ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए उसमें अगर फ्लक्चुएशंस हैं तो उसमें पैचेस को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं ग्राफ को अच्छी तरह डिस्क्राइब करने के, क्योंकि बच्चों को ना वहां पॉइंट नहीं मिलता ग्राफ कैसे डिस्क्राइब करना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी होती है, ये इस पेपर में भी होती है। मुझे याद है, मुझे बिल्कुल आई थिंक मुझे क्लियरली याद है, मुझे थोड़ा सा मेरा शायद यहाँ माइंड मिक्स हो, मुझे याद यही है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2000 में बात कर रहा हूँ 14 के मई जून के पाकिस्तान स्टडीज पेपर 2 की, ठीक है जी। सर उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने पहले क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया जो मुझे याद है, और उसमें ब्लंडर क्या हुआ, उसने एक ग्राफ में ना हमें डबल एक्सेस दिए। मकसद क्या होता है, एक हो गया आपका एक्स एक्सेस, उसमें थे महीने लिखे हुए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसपे ऊपर 2 ग्राफ बने हुए थे, एक ग्राफ था रेनफॉल का बना हुआ लाइन चार्ट, बार ग्राफ बना हुआ था मेरा ख्याल है, और आपको उसी ग्राफ के ऊपर दूसरा लाइन चार्ट बना के दिया हुआ था उसने आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। उसने आपको 2 एक्सेस दिए हुए थे, आपके पास 2 वाई एक्सेस थे, एक हो गया एक्स एक्सेस, दो आपके पास वाई एक्सेस थे। एक वाई एक्सेस के ऊपर जो थी वो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वैल्यूज दी हुई थी, जैसे फर्ज करें 20,000 टन पर एकड़, 30,000 टन पर एकड़, एग्जांपल इतना होता नहीं है कभी भी, मकसद ये एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 200 किलो पर एकड़, 300 किलो पर एकड़, यूं समझ लो, ठीक है। दूसरे में उसने आपको रेनफॉल दी हुई थी 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, इस तरह करके। गलती क्या हुई, नीचे क्वेश्चन में बच्चों ने जब उसने पूछा ग्राफ रीड करके वैल्यू बतानी है, उन्होंने गलत ग्राफ रीड कर दिया। उसने कहा भाई आपको रेनफॉल की वैल्यू बतानी है, रेनफॉल का जो है राइट हैंड साइड वाला वाई एक्सिस बन रहा था, उन्हें लेफ्ट हैंड साइड वाले से जो है वैल्यू रीड कर दी। तो ये देख लेना कि अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो किस साइड पे ग्राफ के कौन सी वैल्यूज चल रही हैं, क्या लेफ्ट साइड वाले के ऊपर आपको वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहा है, क्या वो आपको लेफ्ट साइड वाले के ऊपर मिलीमीटर रेनफॉल दे रहा है, क्या दे रहा है, इसको जेन से देखने ना, ग्राफ रीडिंग की गलतियां ना करके आना, सिंपल इजी मार्क्स होते हैं, बच्चे जाया कराते हैं। अच्छा, अब आगे वो क्वेश्चन जो आपके स्पॉट चेक क्वेश्चन होते हैं, यानी जिस तरह उसने आपको, मैं आपको यूं समझाऊं कि उसने आपको दे दिया जिस तरह होता है ना कि वो कहता है आपको एग्जांपल 2021 का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि भाई गिव टू वो जो है बेनिफिट्स ऑफ यूजेस ऑफ जिप्सम, नीचे उसने 2 लाइनें खींच दी अलग अलग, आपने इसमें अब 2 ही लिख के आने हैं बच्चे इसमें ना। अच्छा, होता क्या है कि बच्चे उसमें ज्यादा लिखाते हैं। देखो उसने पेपर की हमारी मार्किंग स्कीम में कहा हुआ है कि वो आपको पॉजिटिवली मार्क करता है, नेगेटिव उसका गलत उसका -1 नहीं करता, लेकिन वो जो एक बात होती है ना कि आप भर्ती कराओ ताकि कॉम्पनसेट हो जाए पॉइंट्स, तो वो आप जहां जगह होती है भर्ती की दी हुई, मकसद ये जहां पॉसिबल होता है, जहां पे कॉन्टिन्यूअस आंसर्स बन रहे होते हैं वहां तो करो, यहां पे जो है कोशिश करना सही, बस एक जो से 2 मांगे 2 सही लिख के आओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कई जगहों पे आपके आंसर 1 वर्ड के भी होते हैं, ठीक है। वो अगर आपसे वो दे रहा है कि हाँ यार एक वर्ड फर्स्ट करो, आपको कहता है कि नेम 1 ड्राई वाटर पोर्ट, ठीक है। अब आप वहां पे टाइम वेस्ट करने बैठ जाओ, देयर आर मेनी ड्राई वाटर पोर्ट्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द ड्राई वाटर पोर्ट इज अ सेम रियल ड्राई वाटर पोर्ट, एग्जांपल है, ठीक है। या जो भी आप इसका भी नाम लिख के आते हो, कोई जो उसका नाम लिखो, दैट्स मोर देन एनफ। जहां पे वो आपसे स्टेटमेंट्स नहीं मांग रहा, वहां आपने स्टेटमेंट देके अपना टाइम जाया नहीं करना। हाँ,
जहां वो आपसे एक कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन पूछ रहा है वहां प्रेफर करो। देखो उसमें होता क्या है, अभी मैं आपको एग्जैक्ट के मार्किंग स्कीम से पढ़ के बताता हूं ताकि आपके जहन में क्लियर हो वो क्या कह रहे हैं। उसने यहाँ पे ना आपको एग्जैक्टली कहा होता है, ये आपका आ गया, ये जो है ना अपना, मुझे ढूंढने दो इसका क्वेश्चन, मुझे मिल जाए। किधर गया यार, ये आ गया हमारे पास। अच्छा है जो जरूरी बात समझाने वाली, आप अगर वो कर रहे हो ना, मकसद ये होता है अपना, जब आप उसे कर रहे होते हैं, मैं बात समझाना चाह रहा हूं। आप ज्योग्राफी में पाकिस्तान स्टडी पेपर 2 के अंदर पॉइंट फॉर्म में आंसर दे सकते हो, मकसद ये है कि आप पॉइंट्स बुलेट उसके अंदर, लेकिन अगर इस तरह करो तो आपने बुलेट को सेंटेंस फॉर्म में देना है, ठीक है। मकसद ये होता है, ये उसने कहीं पे मार्किंग स्कीम में डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। हालांकि अगर यही हम देखें मार्किंग स्कीम आपकी, उसकी क्या नाम है, हमने बीच में एक पेपर कौन सा किया था यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने बीच में भी किस पेपर की डिस्कशन की थी कुछ दिन पहले, ए लेवल की हमने बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ए लेवल के किस पेपर की, चल खैर जो भी, हमने जिस पेपर की डिस्कशन, उस पेपर में उसने स्पेसिफिकली कहा हुआ था कि अगर आप पॉइंट फॉर्म में आंसर देते हो तो आपका पॉइंट एक पूरा सेंटेंस होना चाहिए। हम यहां पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप किसी जगह पे पॉइंट फॉर्म में आंसर दो तो फिर कोशिश करना कि आपके पॉइंट्स कंप्लीट सेंटेंसेस हो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा, मैं आपको इसमें 100 नहीं 101% ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आपने अगर आपको, यानी कि जहां उसने मल्टीपल चीजें मांगी हुई हैं, जहां आपने एक से ज्यादा बात लिखनी है उसके अंदर, यानी गिवन एरिया के अंदर, वहां पे आपने प्रोज फॉर्म यूज करनी है, यानी कि आपने एसे फॉर्म यूज करनी है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करनी है। उसके दो बेनिफिट हैं। पहला, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है। पहला बेनिफिट ये होता है कि जब आप पॉइंट्स बनाते हो ना इस तरीके से, पहली बात तो ये उसने पॉइंट का मार्किंग स्कीम में कहीं भी ये नहीं बताया कि हाँ कर सकते हो या नहीं कर सकते, वरना अगर होता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट डिटेल बताता है। एटलीस्ट मुझे 2021 की मार्क्स में मुझे नहीं मिला, आपको मिल जाए मुझे बता देना। मैंने मार्किंग स्कीम की जो इनिशियल पार्ट है वो चेक कर ली है, वहां मुझे इस तरह नहीं मिला कि आपने वो करना है, ठीक है। जो बात समझाने वाली है, जब आप प्रोज फॉर्म में आंसर देते हो, पैराग्राफ फॉर्म में, मकसद ये है कि ऐसे फॉर्म में आंसर देते हो, एक तो आपको हर बात के लिए नया सेंटेंस नहीं बनाना पड़ता। पॉइंट फॉर्म में हर बात के लिए नया सेंटेंस बनाओगे, फिर कंप्लीट सेंटेंस करने हैं, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग दैट इट कैन डू इज दिस। आपका टाइम जाया हो रहा है, आपकी स्पेस जाया हो रही है, आप पॉइंट्स में फिर मल्टीपल बातों को एक सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट बड़ी मुश्किल कर पाओगे। इस तरह आप जब ऐसे फॉर्म में लिखते हो, बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक ही स्टार्ट में आप तीन चार बातें कवर कर जाओगे, टाइम कम यूज होगा, आपका एरिया कम यूज होगा, आप बस कम एरिया में आप ज्यादा बातें लिख पाओगे। तो प्रोज फॉर्म को फॉलो करना ये जरूरी बात है, ठीक है। ये रिकमेंडेड बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया एक मिनट पहले क्वेश्चन के ना कॉमन टाइप्स देख। अच्छा, जो आपको इंसर्ट दिया होता है, अगर किसी क्वेश्चन में इंसर्ट को उसने रेफरेंस किया है कि अकॉर्डिंग टू द इंसर्ट बताओ, तब तो उस क्वेश्चन में वो इंसर्ट काम आएगा। ऐसे नहीं होता कि एक इंसर्ट जो उसने दिया हुआ है पूरे पेपर पे अप्लाई हो रहा हो एटलीस्ट आज दिन तक, कल वो कुछ कर दे, कोई उसका भरोसा नहीं है। तो मैं पहले बता रहा हूं, ये ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया, वो आपको कई बार दे देता है ग्राफ कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है इसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ कंप्लीशन के अंदर देखो, उसका बना हुआ पहले ग्राफ उसने आपको कुछ ना कुछ बना के दिया होगा, आपने अगला उसके बाद एक दो पार्ट जो बनाने होंगे या एक पार्ट बनाना होगा, उसमें उसका डिजाइन देख लेना। अगर फर्स्ट करो वो ग्राफ बना रहा है, मेरी बात समझना, उसने आपको नीचे साल दिए हुए हैं, उसके ऊपर उसने वो दिया हुआ है व्हाट्सएवर, आपको उसने हर साल के लिए जो है 5 डब्बे उसने यूज किए ग्राफ पेपर के, और वो 3 डब्बों के ऊपर जो है ग्राफ बना रहा है। जिस तरह उसने बनाया ना, आप भी अपनी वैल्यू देखना, ठीक है। अगर फर्स्ट को आपकी वैल्यू 1 लाख है, आपने भी उस जो आप वाला ईयर उसने दिया हुआ है उसके अंदर वही 5 डब्बे सेलेक्ट करके उसके बीच वाले वही 3 डब्बों के ऊपर जो है अपनी वैल्यू तक ग्राफ बना देना है, जैसे उसने बनाया हुआ। उसने कलर बनाया हुआ, आप कलर बना दो, उसने वो नहीं बनाया हुआ बना दो। अच्छा, इसका इतना इशू नहीं होता, ये बात भी ध्यान में रखना, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो कल इशू कर दे, मैं इसलिए पहले बता रहा हूं कि पहले हिस्ट्री के पेपर में जो है वाला इशू आया था, उस वाला जो क्वेश्चन की वो था, वरना इस चीज का इशू नहीं होता कि आपने डिजाइन कैसे किया हुआ है उसको। लेकिन जो उसकी फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए कि जिस तरह उसने बनाई हुई है उस तरह आप बनाएगा। उसने 3 डब्बे सेलेक्ट किए हुए, आप भी 3 डब्बे सेलेक्ट करके बना दो। उसने 4 किए, आप 4 करके बना दो। आपने जरूर पंगा लेना है उससे डिफरेंट करने का, ताकि आप यकीनी चांस पे रहोगे एग्जामिनर कहीं जो है उसको गलत मार्क ना कर दे। उसमें हमने नहीं जाना, हमने वो काम करना है इसमें पक्की बात श्योरिटी हो कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जरूरी बात क्या है, जितने मोस्टली क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चन आपके होते हैं, एटलीस्ट जो आपके जो क्वेश्चन होता है ना, जो एंड में क्वेश्चन आता है आपका, क्या कहते हैं इसे हम, ये जो आपका क्वेश्चन टाइप होती है यार, हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में उसने आपको डाटा दिया हुआ है, अब ये बात समझना, अगर उसने एक क्वेश्चन से पहले आपको एक जो है पर्टिकुलर डाटा दिया हुआ है, एक उसने डाटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, अमूमन ऐसा होगा कि उसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास एक्सप्लेनेशन टाइप का आएगा ना, डिस्क्रिप्शन टाइप का आएगा, और उस क्वेश्चन में अगर वो डायरेक्टली उस डाटा की कोई बात कर रहा है, फर्ज करो उसने आपको डाटा दे दिया, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसने रेनफॉल का डाटा दे दिया आपको, ठीक है, 5 साल की रेनफॉल का डाटा दे दिया। अब जो उसके फौरन बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आएगा ना, अमूमन वो इस तरह क्वेश्चन होगा कि वो आपको कहेगा डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड टू द डाटा। उसमें जरूरी बात क्या है, आपको मार्क्स मिलते हैं, जो जेन्युइन बात होती है, यानी आपको मार्क्स मिलते हैं उसके क्या होता है अपना डिस्टिंक्ट बातों के।
एक बात को, ये जो डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्राइब के क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेशली जो आपके एंडिंग वाले क्वेश्चन से जो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी जो आपके लेंथी क्वेश्चन है उससे जो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें अमूमन इस तरह होता है, स्पेशली डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि उनमें आपको यानी कि जितनी सही, यानी जितनी डिस्टिंक्ट सही बातें लिख रहे होते हैं ना, उनका तकरीबन हर बात का अमूमन ऐसे होता है, यूजली एक नंबर होता है। जैसे उसने आपसे पूछ लिया, वो कहता है डिस्क्राइब 3 वेज, 3 नहीं कहता, वो कहता है डिस्क्राइब वेज टू इंप्रूव जो है, यानी कि इंक्रीज, क्या नाम है, क्या होता है अपना, ट्री कवर इन एन एरिया, ठीक हो गया। उसने इसके 3 नंबर दे दिए। ये आपका वो 6 वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन टाइप में से नहीं है, ठीक है। तो इसमें अमूमन ऐसे होगा कि इस तरह क्वेश्चन में जो होता है ना, और उसने कोई प्रीसीडिंग डाटा नहीं दिया हुआ, यानी कोई डाटा उसको पहले नहीं दिया हुआ, तो उस तरह के क्वेश्चन में अमूमन इस तरह होगा कि हर डिस्टिंक्ट बात का जो है ना, जो डिफरेंट बात लिखोगे उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें कर देता हूं, एक डिस्टिंक्ट बात होगी, हम यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन कंप्लेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी वहां पे डिस्टिंक्ट बात होगी, हम उसमें यानी कि हम किसी और यहाँ पे जो डिफरेंट दूसरे एरियाज है वहां पे एफॉरेस्टेशन कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज पे लिमिट लगा सकते हैं, जिस तरह हमारी होती है वो पीरियोडिक जो हमारी नहीं होती, डिफॉरेस्टेशन टाइप की जो होती है, हम कहते हैं सिलेक्टिव डिफॉरेस्ट, जो कटिंग होती है ट्रीज की, हम वो कर सकते हैं, इस तरह की जो है। अब हर डिफरेंट डिस्टिंक्ट बात का मुझे 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन से पहले डाटा दिया होगा उसने, तो अमूमन ऐसे होता है कि फिर वो बाकायदा मार्किंग स्कीम में लिखता है कि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपने 3 डिस्टिंक्ट बातें देनी है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट बातें, ये ध्यान में रखना, मिनिमम का वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी आगे से समझाता हूं, ठीक है। मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट, लेकिन वहां वो कह देता है मार्किंग स्कीम में कि इनमें से 1 नंबर तो डाटा को रेफरेंस करने का, किसी ने डाटा से रिलेटेड कोई डायरेक्ट बात निकाल के लिखने का, कॉपी पेस्ट करने का नहीं, उससे कोई बात डिराइव करने का, कोई बात उससे इन्फर करने का जो है 1 नंबर रिजर्व्ड है। यानी अगर आप 50 पॉइंट लिखाते हो, आपको 3 में से 2 नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उन 50 पॉइंट में डाटा को रेफरेंस नहीं किया, यानी उस डाटा से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाली, रेफरेंस से मुराद कोटेशन नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है, उससे उस डाटा को समझ के कोई उसमें से ऐसी इन डिटेल कोई उस पर डाटा को समझ के कोई बात ना निकाली, तो उसका वो 1 नंबर जो होता है वो आपका अमूमन काट लेता है, उसने मार्क्स में अलग से लिखा भी होता है। अब आगे मैंने पहले बात की थी मिनिमम बातों वाली, देखो अगर उसने आपको दी हुई है अलग अलग जगह, अब इसकी टेक्निक समझो। उसने आपको कहा हुआ है डिस्क्राइब 2 यूजेस ऑफ जिप्सम, ठीक है, उसने आपको 2 जगह दी हुई है, अलग अलग दी हुई है। इसमें टेक्निक ये है कि आप अपनी जो पॉइंट का, यानी जो आप बात लिखने का स्टार्ट, अगर आपको सही याद है, देखो पहली टेक्निक है जो असल तरीका है वो ये कि अगर आपको सही याद है, आप सिंपल जो है, जो आपको एग्जैक्ट याद है, आप लिखो यूज्ड इन, यानी जो भी आपको चीज याद है, ठीक हो गया, लाइमस्टोन का यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही नहीं याद, आपको जेन में चांस आ रहा है, तो जो दिन 2 चीजों में चांस आ रहा है ना, अपने उस एक पॉइंट को ऐसे फ्रेम कर लो, अगर आपको 3 बातें याद है, एक पक्की याद है वो तो आपने लिख दी, अब दूसरे एक एरिया के अंदर जो है आपको 2 बातें जेन में आ रही है कि इनमें से कोई एक हो सकती है, उसे फ्रेम इस तरह कर दो कि आपकी दोनों बातें उस पॉइंट में आ जाए। जैसे यूज्ड इन दिस एंड दिस, ठीक है, लेकिन उनको इस तरह ना करना, ऐसी 2 बातों को कंबाइन ना करना, बिल्कुल अलग अलग लग रही हो, ठीक है। मकसद ये कि अपनी बात को थोड़ा सा ना ब्रॉड करके उसमें दोनों बातें घुसा दिया करो, ये बात समझा रहा हूं। लेकिन ये तब करना जब कंफ्यूजन हो, अगर आपको सही आंसर आता है, सिर्फ सही आंसर लिख के मुतमईन हो जाना। ये मेरे टाइप वाले काम मुझे भी होते थे पहले इस तरह कि यार मैंने लिख दिया, अब यार मुझे पता भी है सही है, लेकिन ये तो नहीं गलत होगा यार, ये नंबर ना काट ले, एंग्जाइटी से निकल के इजी, अगर सही याद है, सही लिखा ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो समझाने वाली यहाँ पे ज्यादा जरूरी, जो आपके क्वेश्चन होते हैं जहां आपको कॉन्टिन्यूस जगह दी होती है, डिस्क्राइब वाले आपके, वो 6 मार्क्स वाले, इस तरह वाले, वहां पे अगर आपको एक क्वेश्चन के देखो 3 मार्क्स का है, आपको पता है, मैं ये अच्छा पहले बता रहा हूं, उस आखिरी क्वेश्चन का तरीका हमने अलग से डिस्कस करना है, ये बाकी क्वेश्चन का बता रहा हूं जहां कंटिन्यूस स्पेस दी होती है और आपको वो कुछ चीज डिस्क्राइब करने का इस तरह कह रहा होता है, या जहां पे आपको इनके पॉइंट्स यानी मल्टीपल बातें लिखनी होती हैं, पॉइंट नहीं मल्टीपल बातें। अब बात समझने वाली क्या है, वहां अगर आपको 3 से ज्यादा डिस्टिंक्ट बातें पता है कि एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, इस आंसर में फिट होती हैं, उन्हें लिखाना, ठीक हो गया। क्योंकि हमें इसकी बात कहां से पता लगती है, उसने आपको मार्किंग स्कीम में कहा होता है इस तरह, वो कहता है 3 एट, अगर 3 मार्क्स का है 3 एट द रेट ऑफ 1 मार्क, यानी ये जो उसने आपको मार्क्स में 3 सही बातें, फर्ज करो 8 सही बातें बताई हैं, इनमें से, या अच्छा ये बताता हूं, ये बताता हूं, मकसद ये कि एक तो यानी यहां ये क्लियर कर लो कि मार्किंग स्कीम पे स्टार्ट में लिखा होता है कि मार्किंग स्कीम वाले आंसर्स, ठीक है, या कोई भी और आंसर जो वहां वाकई एक्यूरेट है, समझाने वाली बात क्या है, कोई भी आंसर जो वहां पे वाकई सही है और रेलिवेंट है, बेशक मार्किंग स्कीम में नहीं है, उसे वो मार्क्स देगा। एक चीज तो होगी क्लियर। अब जो बात समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन के फर्ज करो 8 ऐसे पॉइंट्स बनते हैं ना, जो मार्क्स में दिए हुए या नहीं दिए हुए, एग्जांपल 8 पॉइंट बनते हैं, वो उसकी मार्किंग कैसे करता है, वो कहता है कि आपके लास्ट वाले क्वेश्चन के अलावा बता रहा हूं, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है, वो कहता है कि भाई 3 एट द रेट ऑफ 1 मार्क, यानी कि ये जो मैंने 5 पॉइंट दिए हैं, 3 जो आपके में से और सही बनते हैं, 8 पॉइंट बन गए, इनमें से हर जो है सही पॉइंट का 1 नंबर है, और अगर आप 3 इनमें से जो इनमें से या जो बाकी सही बनते हैं, 3 डिस्टिंक्ट बातें कर देते हो, आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, बशर्ते कोई पहले डाटा ना दिया हो, मैं बात सारी समझा दी है।
उसने कहीं नहीं कहा हुआ कि अगर आप एक गलत लिखा होगा तो मैं उसका -1 कर दूंगा। यानी इनमें से अगर आपको कंटिन्यूस स्पेस दी हुई है, लगातार जगह दी हुई है, आप उनमें से एक जो है वहां पे बीच में गलत वो बात जहां जो नहीं फिट होती है आप लिखाते हो, और वो ऐसी बात नहीं है जिससे आपका बाकी सारा क्वेश्चन नेगेट हो रहा है, वो आपको नेगेटिव माइनस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर जगह पड़ी हुई है, आपको एक चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट जो है सही याद है, आपका टाइम जाया नहीं हो रहा, जगह पड़ी हुई है, आप उसमें वो लिखाओ कंटिन्यूअस स्पेस वाले क्वेश्चंस में जहां उसने जगह दी होती है, उसमें आप उस तरह की कोई और आपको एग्जैक्टली सही पॉइंट्स में याद है, आपको 5 याद है, आप पास जगह है, उसको आप कंसाइज करके सिंक्रोनाइज करके लिख सकते हो, उनको लिखाओ ताकि आपके मार्क्स पक्के हो। 3 में से जो 3 सही होंगे उनको इस तरह जो है आपके प्रोबेबली जो है मार्क कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज ध्यान में रखना। कंटिन्यूस स्पेस वाली जगहों में जहां पे उसने अलग अलग जगह दी हुई है, जिप्सम के 2 रीजन 2 अलग अलग बनाई हुई है, वहां पे पहले तरीका बता चुका क्या करना है, वहां ये नहीं करना, ठीक है। जो पहले समझाया है वो चीज करनी है आपने। इधर आपने जगह जितनी दी हुई है 5 7 8 10 पॉइंट्स आते हैं, अगर आप उनको कंसाइजली वहां फिट कर सकते हो, आप लिखो। उसमें जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग करता नहीं है, कंपनसेशन आपके पॉइंट मार्क्स की हो जाएगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इंशाल्लाह प्रोबेबली मिल जाएंगे, तो उसमें ये कराया करो। हाँ, एक क्वेश्चन में इतना ना लिखने बैठ जाना, अगर उसने 3 मांगे हैं, आपने 5 जो है सही बता दिए हैं, यानी आपने अपने ज़हन से जो है 5 डिस्टिंक्ट बातों को उसमें इस तरह कवर कर लिया है कि आपको पता है उसने 3 मार्क्स दिए हुए हैं, 3 उसको डिस्टिंक्ट बातें चाहिए थी, आपने 5 दे दी हैं। उसने वर्बली आपसे, यानी उसने रिटन फॉर्म में ये नहीं कहा कि सिर्फ 3 लिखनी है, उसने आपको कहा डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया डिस्क्राइब हाउ द ट्री कवर इन द एरिया कैन बी इंक्रीज्ड। उसने आपको मार्क्स बता दिए, उसने स्पेसिफिकली बताया कि कितने पॉइंट लिखने हैं, उसने आपको जगह दे दी। आपने आपको 3 मार्क्स था, आपने 5 डिस्टिंक्ट बातें लिख दी, अब वहां 10वीं डिस्टिंक्ट बात लिखने ना बैठना, टाइम जाया ना करो, आगे मूव करो बस, ठीक है। जो लिख दिया पक्की बात है, चलो सही होगा, आगे चलें, ठीक हो गया जी। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है उसके बाद ये हमारे पास ये चीज हो गई। जैसे जो ना ये जो आपके अब जो सिंपल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला, सही मल्टीपल चॉइस नहीं, जो फिर द ब्लैंक्स टाइप के अगर आते हैं तो उनमें गलती ना करना, उनमें गलती करोगे तो मैं फिर यानी सिर्फ आखिरी नहीं कह सकता हूँ, वो जो है यानी कि नहीं कह सकता, यानी उसमें आपको कोई वो नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई जो होता है आपको वो नहीं दे सकता, क्या होता है अपना सपोर्ट नहीं दे सकता। अच्छा, अब जरूरी बात यानी कि कोई यानी कि सेट वो नहीं दे सकता, कंसोलेशन नहीं दे सकता। अब जरूरी बात, डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन की टेक्निक मैंने आपको समझा दी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन में बात गौर समझना, इन अ डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन वो आपको डिस्टिंक्ट बातों का एक एक मार्क आमतौर पे दे रहा होगा, आमतौर पे इस तरह होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, या तो वो आपको कह देगा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में कि वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कितनी चीजें लिखनी है, वो कह देगा एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया कैन बी बुक, ठीक हो गया। उसमें तो आप चाहें तो डिस्टिंक्ट बातें दे दें, या चाहें तो आप जो है हर डिस्टिंक्ट बात को फर्दर डेवलप भी कर लें, लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में वो आपको ना करेगा क्या, वो कहेगा एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स, ठीक है, विच यानी फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन 2 वेज इन विच डिफॉरेस्टेशन कैन अफेक्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने आपको कहा कि उसने आपको स्पेसिफिक कहा 2 वेज, मार्क्स उसने 4 दे दिए। इस तरह के क्वेश्चन में जहां उसने आपको स्पेसिफिकाई करके कम बातें मांगी हुई हैं लेकिन मार्क्स डबल किए हुए हैं, तो उसमें बातों की डेवलपमेंट के मार्क्स होंगे। उसकी कम से कम रिक्वायरमेंट ये है, मिनिमल ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप वो 2 सही बातें जो हैं उनको जो है अपने अपने आंसर के अंदर उन 2 सही बातों को आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने का मुराद क्या होता है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट्स द डिस्क्रिप्शन, यानी उसको डिस्क्राइब करना कि वो चीज क्या है। एक्सप्लेनेशन का सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप उसका जो है यानी कि एक्सप्लेनेशन का सेकंड स्टेप है डिस्क्रिप्शन की डीप डेप्थ में जाओ। ये डेप्थ में जाने का मतलब इरेलेवेंट डिटेल्स नहीं होती, रिपीटिशन नहीं होती बात की, एक जो जनरल डिस्क्रिप्शन होती है उससे हटके जो और बातें आपको उसके बारे में रेलिवेंट पता है वो लिखने की बात होती है एक्सप्लेनेशन। तीसरी चीज जो ज्यादा जरूरी है एक्सप्लेन करते हुए, जब आप किसी इंपैक्ट की बात कर रहे हैं उसकी इंप्लीकेशन बताओ कि ये जो आपने पहले उसकी डिस्क्रिप्शन दी है इससे ये जो इंपैक्ट आप बता रहे हो इसका क्या कनेक्शन है, ऐसा क्या होता है। जैसे मैं कहता हूं कि डिफोरेस्टेशन जो होती है उससे जो है ट्री कवर रिड्यूस हो जाए, यानी आपका वेजिटेशन कवर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ये तो डिस्क्रिप्शन होगी, पॉइंट हो गया। इससे होता क्या, इसके इसकी वजह से आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इससे एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है कि एनिमल्स उसमें रहते हैं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इससे एनिमल्स की वाइल्ड लाइफ पे असर क्या पड़ेगा, दे डोंट हैव प्लेस टू, दे हैव टू मूव टू अनदर एरिया, एनिमल्स को वहां से मूव करना पड़ेगा, ठीक हो गया। या उनके पास फूड सोर्सेज नहीं रहेंगे, उनके पास जो है अपना शेल्टर नहीं रहेगा, दे वुड बी लेफ्ट आउट इन द वाइल्ड वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है इस तरह आपने एक बात को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद ये करने के बाद अगर कोई एग्जांपल प्रॉपर जेन में आ रही है जरूर दे दो। कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था, अच्छा सवाल था कि सर वो मुझे कहता है कि यही वो कहता है, फर्स्ट एक्सप्लेन हाउ द, क्या नाम है आपका, क्या होता है अपना, हाउ दी क्या होता है अपना यार, ये डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस वाला क्वेश्चन हो जाता है। आप उसमें आप लिखाते हो, आप सिर्फ ये लिखाते हो, यानी आपको वो कहता है कि हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने ये नहीं पूछा हुआ नेम अ गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट रिड्यूसेस डिफॉरेस्टेशन, उसने कहा है डिस्क्राइब हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड। आप लिखाते हैं
फर्ज करते हैं आपको एक्सप्लेन का क्वेश्चन देता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इतने कम मार्क्स का, समझाने की बात कर रहा हूं। आपको एक्सप्लेन का क्वेश्चन देता है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड। 2 नंबर का सवाल देता है, वो कहता है एक्सप्लेन वन फैक्टर हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, वन फैक्टर का 2 नंबर, यानी 1 नंबर हो गया सही फैक्टर का, 1 नंबर हो गया उसकी डेवलपमेंट का, 2 नंबर। ठीक है, अगर उसने वन फैक्टर मांगा हुआ है 2 मार्क्स है। अब आप लिखाते हो, सिर्फ ये लिख के आते हो, प्राइम मिनिस्टर्स बिलियन डॉलर सॉरी बिलियन ट्री सुनामी, ये नहीं मांगा उसने आपसे, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तब फिट होती है जब उसके पहले की आपने एक्सप्लेनेशन दी हो। अगर आप यही इस तरह लिखते हैं कि वन वे टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन इज मैस एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन कैंपेन्स दैट हैव सॉरी वन वे टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन नहीं आएगा आपका, अगर क्वेश्चन इस तरह का होगा। यहां मैं क्वेश्चन मिस कर गया हूं। क्वेश्चन अगर आपका होता है कि हाउ कैन वेजिटेशन कवर बी इंक्रीज इन पाकिस्तान, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, वही एक्सप्लेन वन रीजन हाउ वेजिटेशन कवर कैन बी इंक्रीज इन पाकिस्तान, 1 मार्क, एक उसने रीजन मांगी हुई है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि हमने 1 मार्क जो हो गया हमारा डिस्टिंक्ट बात का, और हमारा 1 मार्क हो गया उसकी एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, 2 नंबर हो गए। आप लिख देते हो बिलियन ट्री सुनामी में, मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, पहले डिस्क्राइब करो कि यार वन वे टू इंक्रीज द वेजिटेशन कवर अराउंड पाकिस्तान और इंक्रीज द पाकिस्तान vegetation cover is government funded large scale afforestation campaign where the public and private sector can work together to plant trees in different areas। ये आपकी डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन है। अब आप एग्जांपल दे सकते हो कि अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए, एन एग्जांपल ऑफ दिस मेथड इज द बिलियन ट्री सुनामी दैट वाज स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये अब आपका जो अब ये जो पॉइंट है आपका, ये कंप्लीट है। सिर्फ उसका, अगर उसने आपसे ये पूछा होता नेम वन गवर्नमेंट स्कीम दैट हैज बीन यूज्ड टू इंक्रीज एफॉरेस्टेशन इन द रीसेंट टाइम्स, फिर तो आप सिर्फ ये इतना लिखाते बिलियन ट्री सुनामी से हो जाता। लेकिन जब उसने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी है, तो पहले पॉइंट, यानी पहले जो डिस्टिंक्ट बात है वो, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर आपकी उसके बाद एग्जांपल। सिर्फ एग्जांपल वहां काम नहीं आती। ये हो गया सर हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब आ गया वो क्वेश्चन जहां बच्चों को इश्यू होता है। ठीक हो गया जी, ये जो हमारा आपका क्वेश्चन आता है, यानी कि जिसे कहते हैं आपका 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले कुछ चीजें और डिस्कस कर लूं जरूरी। एक चीज क्या आ गई, अगर उसने आपको इस तरह क्वेश्चन दिया ना एक्सप्लेनेशन वाला, जहां उसने 2 बातें मांगी हैं, 4 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट और उनकी आगे फर्दर डेवलपमेंट के 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क ईच। ठीक हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में ब्रॉड पॉइंट सिलेक्ट करना, इररेलेवेंट नहीं, बहुत इस तरह जो होता है ना दूर दूर की बातें नहीं, उसी से रेलिवेंट, लेकिन वो पॉइंट्स जिनके अंदर आप एक्सप्लेनेशन में बाकी पॉइंट जो सेम है वो भी डाल पाओ, ताकि आपका जो है, जो आप एक्सप्लेनेशन दो उसकी डेवलपमेंट करो पॉइंट में, उसके अंदर बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो भी कवर हो जाए। बातों को बातों में फिट करना सीखो, इससे आपके पास जो है आपके यानी कि आंसर में ये चांस कम हो जाता है कि आपको उसमें कोई नहीं किया होता ना, कि आंसर में इस चीज का चांस कम हो जाता है एग्जामिनर आपको उसमें, यानी कि आप कोई ऐसी बात मिस कराओ सबके मार्क्स कट जाए। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर वो आपको क्वेश्चन दे देता है, अगर वो आपको क्वेश्चन देगा ना आमतौर पे इस तरह का, कि वो आपको कहता है कि नेम वन ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड, और वो कहता है कि एंड डिस्क्राइब इट। अब यहां उसने नेमली आपको वन का है, आप 2 नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने उसी की देनी जो दिया हुआ है। इसमें आमतौर पे इस तरह होता है, इसमें फर्क ये होगा कि डिस्क्रिप्शन का 1 नंबर होगा, 2 नहीं होगा एक्सप्लेनेशन की तरह। यानी 1 नंबर हो जाएगा चीज को सही नेम करने का, 1 नंबर हो जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन का, यानी वो चीज है क्या। ठीक हो गया, सिंपल अल्फाज में उसको डिस्क्राइब करने का। इस तरह आपको क्वेश्चन आ जाता है गिव 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज वाला। अब उसने आपको चार, अच्छा अब उसने आपको, अगर वो कहता है आउटलाइन, आइडेंटिफाई, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपने बताने होते हैं कि वो, यानी कि वो आपके एडवांटेज जो है वो हैं क्या। अपनी सेफ्टी के लिए चाहो तो थोड़ा सा ये बता देना कि उनसे होता क्या है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आइडेंटिफिकेशन में तो सिर्फ आपने उस बात को बताना होता है ये चीज क्या है। ठीक है, आउटलाइन के अंदर आप ये कर लो कि उसमें उस चीज है क्या, प्लस थोड़ी सी उसकी, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन के उससे होता क्या है, यानी इसको आपस में कंबाइन कर लो। इसमें भी आप वो नहीं कर सकते, इसमें भी यानी यही होगा कि 2 एडवांटेज की मार्क्स देगा, 2। अगर आप फर्ज करो 50 एडवांटेज लिखाते हो, डिसएडवांटेज 1 नहीं लिखते, आपको मैक्सिमम 2 नंबर मिलेंगे 4 में से। ठीक है, क्योंकि उसने अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं। तरीका वही है कि अगर आपने जब दो वो लिखनी है, उनको ऐसा लिखो कि आपके उन दो के अंदर जो है एक, यानी पर उसके अंदर आप मुख्तलिफ बातों को एडजस्ट कर पाओ। कंसाइजली करना, छोटे अल्फाज में करना, बहुत ऐसे डिवाइड करके ना करना, उसको फायदा नहीं होता, यानी इसमें आपका टाइम से ज़ाया होता है, कुछ नहीं होता। अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि हम किस तरह, देखो उसकी बेसिकली ना 2 मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, एक मेजर टाइप वो है कि जहां वो आपको, यानी जो आपका एंड वाला क्वेश्चन आता है, लंबा क्वेश्चन जो आता होता है, उसमें एक हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन की वो टाइप है, वो अंदाज है उस क्वेश्चन को पूछने का, जहां वो बेसिकली ना आपको एक ओपन स्टेटमेंट देगा, डायरेक्टेड फोकस स्टेटमेंट, लेकिन ओपन स्टेटमेंट इस तरह के वो आपको उसके स्पेसिफिक व्यूज नहीं बताएगा। वो आपको स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा भाई इसके बारे में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को जो है आपने कंसीडर करना है।
दूसरी आपके पास सिचुएशन वो है कि जहां वो आपको दो स्पेसिफिक व्यूज दे देगा, ठीक है, और आपको कहेगा भी आपने इन दो स्पेसिफिक व्यूज को जो है कंसीडर करना है। अब पहले हम आ जाते हैं उस टाइप के ऊपर जहां वो आपको एक ओपन स्टेटमेंट देता है, और ओपन स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपने उसको वो करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज ध्यान में रखो, उसने जो पूछा है उस पर बात करना। होता क्या है कि बच्चे ना अगर एक टॉपिक फर्ज करो वहां उसने लिख दिया ना एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में जो पता होता है, जो जिंदगी में बचपन से सुनते आ रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में सारा लिखते हैं उसमें, यार लिखना ही लिखना है, 10 शीटें लेके लिखना है। भाई उसने जो क्वेश्चन पूछा है ना स्टेटमेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे स्टिक करके फोकस्ड आंसर दो, उसका फायदा है। ऐसे दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। जो उसने पूछा है उसके बारे में फोकस्ड जवाब दो, डायरेक्टेड जवाब दो। आपने उस क्वेश्चन के रेंज से बाहर नहीं निकलना, उसकी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करो, लेकिन आप उस क्वेश्चन से बाहर नहीं निकलोगे। वो आपसे पूछ रहे वीट प्रोडक्शन का, आप कॉटन प्रोडक्शन में शुरू हो जाते हो, आप जो है क्या नाम है कमर्शियल फार्मिंग वाली बात पे शुरू हो नहीं, जो उसने पूछा से बात करो यार, ठीक है। अच्छा अब इसमें जुड़ी क्वेश्चन को दो तीन पढ़ लेना कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। क्या वो आपसे ये पूछ रहा है हाउ वीट प्रोडक्शन, यानी वो आपको फनी फर्ज को यूं समझ आते हैं कि वो कहता है कि वीट प्रोडक्शन कैन बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग क्या नाम है कैन बी इंप्रूव द मोस्ट बाय यूजिंग मॉडर्न मशीनरी, ठीक है, असेस दिस व्यू। अब वो आपसे इन असेस दिस व्यू कैन दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ हाउ वीट प्रोडक्शन कैन बी इंप्रूव। अब बेसिकली यहां वो आपसे पूछ रहा है क्या ये जो यानी क्या ये तरीका उन तरीकों में से बेस्ट है जिससे वीट प्रोडक्शन, वीट की प्रोडक्शन इंप्रूव की जा सकती है। ये क्वेश्चन और इसमें और इस दूसरे क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, जहां वो कहता है कि वीट कैन बी मार्केटेड क्या नाम है टू इंटरनेशनल अदर कंट्रीज, पाकिस्तान वीट कैन मार्केटेड टू अदर कंट्रीज बाय क्या नाम है आपका क्या होता है वो हो गया ना आपका रिड्यूसिंग द आपका वो जो हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक हो आपका एक्सचेंज रेट, ठीक हो गया जी। अब इस उसके अंदर जो है वो आपसे ये अब वो कहता है ऐसा इज द वो कहता है इफ दिस इज द बेस्ट वे टू डू मार्केट द अदर कंट्रीज। यहां वो आपसे पूछ रहा है कि अपनी एक लोकल प्रोड्यूस को बाहर बेचने का उसको बाहर बेचने यानी बाहर उसको एडवर्टाइज करने का, लोग बाहर के मुल्कों तक उसके यानी कि वो करवाने का क्या कि उसे खरीदें, इस चीज का बेस्ट मेथड है। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, बच्चे उसमें वही बातें लिखना शुरू कर देंगे, नहीं पाकिस्तान शुड यूज हैवी मशीनरी, पाकिस्तान शुड यूज क्या नाम है वो जो होता है अपना इरिगेशन वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई फायदा नहीं इन बातों का। जो क्वेश्चन पूछा है उसका स्टिक करना। अब आ गया देखो आपकी मार्किंग किस तरह होती है। पहले मैं बता रहा हूं जो उसकी रिक्वायरमेंट है, कम से कम 0 मार्क्स हैं आपके अगर आप कोई वैलिड बात नहीं करते, यानी कि कहानी लिखाते हो कोई बात वैलिड नहीं होती। 1 नंबर आपको मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा अगर आप क्या नाम है किसी भी अगर आपको उसने वहां पे दो डिफरेंट व्यूज नहीं दिए हुए, यानी वो व्यू ए व्यू वाली बात नहीं, अगर उसने आपको ओपन नहीं कहा डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाला, किसी भी एक पर्सपेक्टिव से रिलेटेड अगर आप एक सही बात लिखाते हो, सिंपल एक पॉइंट डालाते हो किसी भी एक व्यू के बारे में, 1 नंबर दे देगा, ठीक है। आप जो है किसी भी व्यू के बारे में मल्टीपल पॉइंट्स लिखाते हो, यानी किसी भी एक सिंगल व्यू के बारे में मल्टीपल पॉइंट्स लिखाते हो लेकिन सिंपल पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करते, तो आपको 2 नंबर दे देगा। अच्छा अब आ गया 3 नंबरों के लिए आपको किसी एक साइड के व्यू के ऊपर जो है डेवलप पॉइंट देने पड़ेंगे। डेवलपमेंट आपको पहले समझा दी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट, पूरी मैंने पहले समझाया कि क्या क्या चीजें होती हैं, इंप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट, एग्जांपल ऑफ द पॉइंट। एग्जांपल अगर कोई जेहन में ना आ रही हो फर्ज करो तो खुद से एग्जांपल ना बना देना, ठीक है, यानी कि जहां खुद से एग्जांपल नहीं बन सकती उसमें यानी कि गलत एग्जांपल कोट करने से बहुत बेहतर है ना करना, सही यादों जरूर करना, ठीक है। ये है आपकी डेवलपमेंट का तरीका एक एक पॉइंट का। इस तरह के उस पर्टिकुलर साइड की बात से रिलेटेड जो है आपको उस पर्टिकुलर व्यू से रिलेटेड जितने आपको मेन पॉइंट्स आते हैं उनकी इस तरह करना, ठीक है। अब 3 नंबर के लिए आपने एक पॉइंट इस तरह डेवलप करना है, डेवलप्ड पॉइंट, एक डेवलप पॉइंट, यानी पहले वो दो बातें करनी है। ये दिन में रखो, आपकी मार्किंग स्कीम में नेक्स्ट लेवल पे आते हुए पिछले लेवल की चीज जो है नेगेट नहीं हो जाती। आपको यानी क्या 3 नंबर के क्या क्या करना है, आपने सिंपल पॉइंट प्रोवाइड करने हैं एक व्यू के लिए, सिंपल पॉइंट प्रोवाइड करने हैं दूसरे व्यू के लिए, और फिर एक व्यू के एक साइड के व्यू के लिए एक डेवलप पॉइंट प्रोवाइड करना है, जिसमें आपको समझाया। 4 मार्क्स के लिए क्या करना है, आपने सिंपल पॉइंट्स प्रोवाइड करने हैं एक व्यू के, सिंपल पॉइंट से मुराद पॉइंट फॉर्म में नहीं, मतलब डिस्टिंक्ट बातें हैं, ठीक है। सिंपल पॉइंट प्रोवाइड करना है दूसरे व्यू के लिए, उसके बाद एक साइड के व्यू के लिए डेवलप पॉइंट प्रोवाइड करना है, दूसरे साइड के व्यू के लिए डेवलप पॉइंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक एक डेवलप पॉइंट दोनों के लिए, और पहले आपने सिंपल पॉइंट प्रोवाइड कर दिए, ये 4 नंबर हो गए। अब आया था सर हम कितने पॉइंट्स लिखें, जरूरी बात, 5 नंबर के लिए जो है आपने डिवेलप पॉइंट्स देने हैं दोनों व्यूज के लिए, जिसके अंदर आप इवेल्युएशन और रेलेवेंट एग्जांपल दे रहे होगे, ठीक है। और आपने जो है यानी कि 6 उसके लिए जो है आपने यानी उसके बाद 6 मार्क्स के लिए भी जो है आपने क्या करना है कि सेम इस तरह ही आपने डेवलप पॉइंट्स देने हैं दोनों व्यूज के लिए, जिसके अंदर आप जो है इवेल्युएशन दे रहे होगे और उसके बाद आप रेलेवेंट एग्जांपल दे रहे होगे। इससे हमें जो एक ऑन द वो पता लगती है बात, वो ये लगती है सिर्फ देख के कि तकरीबन वो आपसे
सिंपल पॉइंट आपके जेहन में जितने आपको अवेलेबल है आपने करना क्या है, जो अब यानी ये उसकी तो बात मैंने आपको एग्जैक्ट कोट कर दी है वो क्या कह रहा है, ठीक है, यानी उसने जो आपको एग्जैक्ट बात बता दी। अब जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं प्रेफर करने के लिए, जिससे आपको यानी ये रिकमेंडेड तरीका मेरी तरफ से, ये उसने वहां लिखा नहीं हुआ, लिखी बात मैंने आपको पूरी पढ़ दी है उसने क्या कहा है। जो तरीका मेरे जेहन में आता है इसको बेहतर करने के लिए वो क्या होगा, आपको पहले जिनके एक साइड के बारे में जितने आपके जेहन में जो है डिस्टिंक्ट बातें आती है ना, बहुत ज्यादा लंबा करके नहीं, कंसाइजली पहले वो मेंशन कर देना, ठीक है सारी। उसके बाद उनमें से दो, अगर आपका जगह टाइम हो तो कोशिश करना तीन, अगर आप कंसाइजली लिखना जानते हो किस तरह लिखते होते हैं, उनको डेवलप करके उनकी एवेल्युएशन और एग्जांपल दे देना। क्लियर? इस तरह दूसरी साइड क्लियर कर लेना। पहले उसके यानी कि डिस्टिंक्ट तीन चार पॉइंट जेहन में आते हैं वो, उनमें से तीन जो पॉइंट उठा के, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने बता दी रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी, लेकिन इससे हमारा आंसर सेफ होता है। एक होलिस्टिक आंसर, आंसर एक हमारे पास, एक होलिस्टिक जो है, एक हमारे पास एक यानी कि इन ऑल इनकम्पसिंग एक यानी कि प्रॉपर स्ट्रॉन्ग आंसर बनता है। ठीक है, किस तरीके से कि हमने वो जो है उस तरह उसके उठा के उनको डेवलप करके डेवलप कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उनके जो है एग्जांपल्स दे दी। अब आता है क्या इसमें इंट्रोडक्शन के मार्क्स हैं, कंक्लूजन के मार्क्स हैं। देखो मैंने अभी आपको पूरी मार्किंग स्कीम बताई है, यहां उसने जो है इवैल्यूएशन का वर्ड यूज किया है। आप पॉइंट्स की साथ साथ भी इवैल्यूएशन कर सकते हो, जो कि ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें आपके हर पॉइंट की अपनी स्पेसिफिक वैल्यूएशन बनती है। आप चाहो तो एंड में इकट्ठी वैल्यूएशन कर दो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अपने पॉइंट्स को साइड बाय साइड वैल्यूएट करो, उनको साथ साथ इवैल्यूएट करो, ताकि पता हो कि क्या इवैल्यूएशन किस पॉइंट की कर रहे हो, आप किस पॉइंट में क्या बात करना चाह रहे हो। अगर आपको ज्यादा हो रहा है एंड में वन लाइन का कंक्लूजन, ऊपर वन लाइन का इंट्रोडक्शन, अगर ज्यादा हो रहा है दे देना, ठीक है। जगह टाइम बचाना है, बेशक आप उसे मिस करा देना, इंट्रोडक्शन मिस करा देना। कंक्लूजन के लिए फिर भी मैं ये कहूंगा, हालांकि उसने यहां पे दिया नहीं हुआ कि आपने देना है, लेकिन फिर भी जस्ट टू सम अप द होल थिंग, आप एक लाइन का एक कंक्लूजन दे दो। उसमें बच्चे कहते हैं सर किस व्यू को सपोर्ट करें, जब उसने यहाँ पे उसके अलग से मार्क्स नहीं लिखे हुए, 2021 की मार्क्सिंग देख रहा हूँ, उसने यहाँ पे अलग से जो है मार्क्स नहीं दिए हुए इसके, ठीक है। जब उसने अलग से मार्क्स नहीं दिए हुए, तो आप जो है बेशक एक साइड को करो, दूसरे को सपोर्ट करो, तीसरे को करो, मैटर नहीं करता, अगर ऊपर आपकी वैल्यूएशन हर पॉइंट की अपनी अपनी की हुई डेवलप, आपकी डेवलपमेंट और पॉइंट सही है, मोर देन इनफ है। अब आता है हमारा वो क्वेश्चन में दो व्यूज दिए होते हैं, ठीक है जी। दो व्यूज के अंदर बेसिकली बात यह है कि आपने बहुत सारे मल्टीपल व्यूज के बगाए, उसने आपके लिए काम ना आसान कर दिया है। उसने आपको बाकी सारा कुछ वैसे ही करने से पहले बताया मैंने आपको, हर चीज वैसे करनी है। सिर्फ उसने आपके लिए आसानी ये की है कि आपको जो है क्या हो गया, यानी उसके लिए उसने आपकी आसानी क्या की है कि उसने आपको नैरो डाउन कर दिया कि इन दो व्यूज पे लिखना है। और कोई इसकी अटेम्प्ट में कोई उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसने आपको नैरो डाउन कर दिया दो डिफरेंट व्यूज के ऊपर, बजाय कि आप बहुत सारे व्यूज कंसीडर कर रहे होते, उसने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। करना वैसे ही है। अब यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले आपका यानी यानी एक व्यू के ऊपर एक बात करने का एक पॉइंट, यानी एक व्यू के ऊपर सिंपल पॉइंट देने का एक पॉइंट हो गया, दूसरे व्यू पर सिंपल दो पॉइंट्स आपके मुकम्मल हो गए। उसके बाद ये एक के लिए डेवलप करने का जो है आपको तीसरा पॉइंट मिल गया, डेवलप पॉइंट का दूसरे के लिए आपको चौथा पॉइंट मार्क मिल गया। फिर आपके डेवलप पॉइंट्स विद एग्जांपल्स रेलिवेंट वो एक दोनों साइड के जिसके लिए मिल गए, फर्दर डेवलपमेंट दोनों साइड के लिए जो आपको फर्दर मार्क मिल गया। अब आता है बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर उसने क्वेश्चन में पूछा होता है विच व्यू डू यू एग्री विद मोर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो यार ज्यादा हो रहा है ना, एंड में एक लाइन का कंक्लूजन दे दो, लेकिन कंक्लूजन के अंदर ना वही पॉइंट रिपीट करना बैठ जाना। आपने ऊपर वैल्यूएशन कर दी, बहुत है, जब पॉइंट पे पॉइंट बाय पॉइंट वैल्यूएशन कर चुके हो, मोर देन इनफ है। एंड में एक लाइन का कंक्लूजन दे देना, जो दिल में आए ना आपके दे देना कि किस साइड से वो एग्री करते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपके ऊपर बात सारी सही की हुई है उसके मार्क्स हैं, ये जो है ना इसका एक लाइन का दे देना जिसमें आपका जहन खुश हो, जिससे आपका जहन मुतमईन हो, दे देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सर हमारा हो गया। अल्लाह करे वीडियो जो है सेव हो जाए, अगर इस वक्त अगर अल्लाह ना करे इस वजह से उड़ गई और ना सेव हुई तो आगे टाइम नहीं बच रहा दूसरी वीडियो का। इसे मैं इंशाल्लाह जो है 11:45 तक बनाता हूँ, ताकि मैं इसको 12:30 तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पर कवर हमने और भी करनी है। अच्छा खैर, हमारे पेपर क्वेश्चन टाइप्स वाला हमारी मुकम्मल हो गई है, मुकम्मल, ठीक है, ये मोस्टली जो क्वेश्चन टाइप्स हैं। अब आया था हमारे कुछ चैप्टर्स, इनमें बच्चों को इशू होता है। देखो इन चैप्टर्स का सर सीन ये है कि इनमें ना ये हर चैप्टर की कुछ ऐसी बातें निकाल के बता रहा हूँ, ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, जरूरी निकल पेपर में आए। मकसद ये कि ये बातें इनको समझने में इशू होता है, ठीक है। एक तो मैंने आपके जो वो है अपने नॉर्दर्न यानी आपके जो ये नहीं है नॉर्दर्न माउंटेन्स वगैरह, आपकी तमाम जो चैप्टर हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है डिटेल वो प्रोवाइड कर दिया है। क्या होता है जो मैंने दिया होगा ना डिस्क्रिप्शन, मैंने कमेंट्स में दिया होगा कंप्रीहेंसिव कवरेज वाला सेशन, उसमें मैंने उनको डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। जो मैंने नोट्स का लिंक दिया होगा, उन नोट्स में मैंने उस चैप्टर के आपके जो पहले चार चैप्टर हैं, लोकेशन, नेचुरल टोपोग्राफी, आपका क्लाइमेट और आपका वाटर रिसोर्सेज वाला, इन चार चैप्टर्स का जो है उनमें बहुत डिटेल्ड और मेरे हिसाब से काफी सही बने हुए नोट्स हैं। उनसे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, उनको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। बाकी के चैप्टर्स की मिल जाएंगे, लेकिन ये इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बुक से करने मुश्किल होती है। एक चीज सर ये हो गई। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, लोकेशन वाले चैप्टर में जो मैप है उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो मेन वाले हैं वो याद कर लेना, कहां कहां होते हैं। सिटीज याद करने का तरीका सुनो। सिटीज याद करने के लिए आपने क्या करना है, आप सिटी की लोकेशन याद किया करो, कहां कौन से मैप पे लेबलिंग आ जाए।
कभी कोई आती है, जरूरी नहीं हर बार आए, लेकिन किस तरह करनी है। देखो स्कर्दू जो होता है बिल्कुल आपका टॉप, यानी उसके बिल्कुल टॉप में गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर होगा, ठीक है। जो हमारे पास गिलगित है वो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास दूसरा इलाका हमारे सिलेबस में जो है, यानी इस तरह करके, यानी कि चित्राल के अलावा दूसरा इलाका है जो मिड में कहीं आ रहा होगा वो होगा, ठीक है। आपने चलना है पाकिस्तान की टॉप से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया, यानी लेफ्ट टू राइट यू मूव करना है। उसके बाद चित्राल जो है यानी उसको आपके पास आ जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पिशावर जो है वो आपके पास आ जाएगा इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। नीचे आपके पास देखो बलोचिस्तान में, इंटीरियर बलोचिस्तान के हमारे पास बलोचिस्तान में साहिल के अलावा जो एरिया है वहां सिर्फ कोयटा होगा। कोयटा और मुल्तान जो है वो एक ही लैटिट्यूड के ऊपर है, ज़हन में रखना, ठीक है, क्योंकि उधर मुल्तान को आपको स्पेसिफाई करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर आपको फिशिंग पोर्ट का क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो हमारे पास यानी सिटीज की लेबलिंग का क्वेश्चन है, तो उसमें गवादर होगा नीचे बलोचिस्तान की पोर्ट पे, यानी बलोचिस्तान की साइड पे अगर पोर्ट है गवादर होगा। अगर आप सिटीज लेवल कर रहे हो, अगर पोर्ट लेवल कर रहे हो तो वहां अलग भी है और मारा पसनी वाला भी है, ठीक है। अगर आपका वही अगर आपका पोर्ट एरिया है लेकिन यानी साहिल के ऊपर एरिया है लेकिन सिंध के अंदर है तो कराची होगा। कराची के साथ अगर आपके पास साहिल के करीब है लेकिन ऑन द साहिल कोई एरिया नहीं है, करीब करीब है, हैदराबाद होगा। इस तरह जो है आपका अगर यानी आप पास सिंध को आपको देखो ना उसके अंदर यानी मैप के अंदर आपको सिंध के मिड में नजर आ रहा है सक्कर होगा। फिर मुल्तान जो है ये पंजाब में सबसे आपका लोएस्ट इलाके में आ रहा होगा और वहां पे जो है सेम उसमें होगा, सेम लैटिट्यूड पे होगा इस पे कोयटा है, ठीक है। इस तरह लाहौर उसका डिफरेंस जो है उसमें इनको जब याद कर रहे हो ना, इनको आप ग्राफ में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ सिटीज में ये डिफरेंस है, गुजरांवाला वाला के अंदर, आपके लाहौर वाला के अंदर, कि इस तरह करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ जो है एक रिवर की एक साइड पे है, कुछ जो है उस रिवर की दूसरी साइड पे है। तो इस तरह करके आपको उनको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन के बेनिफिट मैंने दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेचुरल टोपोग्राफी वाला है उसके अंदर कुछ मेन बातें, ये बल्कि मैं आपको पढ़ा दूं सारी, मुझे डर ये कि वीडियो बंद ना हो जाए यार, ये बंद होगी ना बड़ा मसला होगा। अच्छा खैर, क्लाइमेट वाले चैप्टर की कुछ बातें सुन लो। क्लाइमेट वाले चैप्टर में ना जो रेनफॉल की फॉर्मेशन होती है तो बच्चों को इशू आता है। देखो रेनफॉल की फॉर्मेशन को समझो क्या इतनी मुश्किल नहीं है, बुक में बहुत मुश्किल करके दी हुई है। रेनफॉल की फॉर्मेशन आपने किस तरह करनी है इसको समझे। सर रेनफॉल की फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास पहली चीज क्या है, रेनफॉल की फॉर्मेशन हमारे पास पहली चीज ये आती है कि उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो आ गया क्या, हमारी पहले आगे मानसून रेनफॉल। देखो मानसून रेनफॉल सीजनल रेनफॉल होती है, पॉइंट वन। सीजनल रेनफॉल ये बातें जरूरी सुनताने वाली होती है, ठीक है। इसका जो हमारे पास आमतौर पर जो होता है हमारे पास यानी कि मई लेट में से शुरू होकर हमारे पास जारी होती है ये अगस्त के एंड तक, अर्ली सितंबर तक, ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी आमतौर पर अगस्त के एंड तक जाती है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। मेन उसके मंथ्स हो गए मई जून जुलाई। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये जून जुलाई अगस्त हो गए। अच्छा ये हो गया हमारे पास। उसका नेक्स्ट चीज क्या है उसके अंदर सबसे जरूरी बात, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसमें पहली बात यह कि जो हमारा लैंड मैस होता है वो जल्दी गर्म ठंडा होता है कंपेयर टू ओशन मैस के, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। जब गर्मी आनी शुरू होती है तो लैंड मैस जल्दी गर्म हो जाता है, ओशन जो है अभी ठंडा होता है। विंड्स जो होती हैं वो अच्छा जो जो एरिया गर्म होता है वहां एयर प्रेशर कम होता है, जो आपका एरिया वो होगा यानी क्या होता है, प्लेस विद हाई टेम्परेचर हैज लो एयर प्रेशर, ठीक हो गया। तो आपका यानी यहाँ पे इसका बेसिक कंसेप्ट है वो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जो विंड्स होती हैं वो हाई एयर प्रेशर एरिया से लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। होगा क्या, गर्मी आती है, लैंड मैस जो है गर्मी आनी शुरू होती है, लैंड मैस जल्दी गर्म हो जाता है, उसके ऊपर ऑब्वियस बात है टेम्परेचर राइज करता है तो आपका एयर प्रेशर कम हो जाता है। जो समंदर की हवाएं हैं यानी जो आपकी ओशन ब्रीजेस वगैरह जो सी ब्रीजेस वगैरह हैं वो ठंडी, यानी वो अभी तक ठंडा होता है तो वहां से आपकी क्या नाम है वहां पे हाई प्रेशर होता है कंपेयर टू आपका लैंड मैस के, तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ यानी समंदर से अंदर की तरफ मूव करती है लैंड की तरफ, ठीक हो गया। ये तो इसका मैकेनिज्म है कि अब पहली बात आ गई आपका लैंड मैस गेट्स कोल्डर या वार्मर जो होता है फास्टर देन द सी मैस या वाटर मैस, ठीक है। विंड्स यानी आपका जो एरिया विद हायर टेम्परेचर हैज लो एयर प्रेशर, विंड्स मूव फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज टू लोअर प्रेशर एरियाज। अब इसके बाद हमारे पास चौथी, पाकिस्तान में कौन कौन से रूट्स हैं इसके। पाकिस्तान में पहला रूट आ जाता है कि जो अरेबियन सी से ऊपर की तरफ हमारे कराची वगैरह की तरफ से एंटर होता है। वहां मसला ये है कि वहां टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर है तो उसकी वजह से वहीं पे बस बादल बन के वहीं वहीं लोअर सिंध में जो है बारिश हो जाती है, वो ज्यादा अपर मूव नहीं करती, अपवर्ड मूव नहीं करती। दूसरी चीज क्या है, दूसरा रूट है इंडिया का जो हमारे पास साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का, पाकिस्तान का जो ईस्टर्न उसके पास जो नीचे इलाका नहीं जा रहा है इंडिया का सारा, यूं जो उसका कर्व बनता है, ठीक है। उस कर्व के अंदर जो ये वाला इलाका है हमारे पाकिस्तान के साथ साथ नीचे वाला इलाका है, वहां पे क्या है कि वहां से भी हवाएं अंदर मूव करती हैं इंडिया से, फिर ऊपर साउथ पंजाब में और हमारे सिंध वगैरह के इलाकों में इसमें एंटर होती हैं। मसला क्या है, यहां से जो हवाएं एंटर हो रही है वहां हिली एरिया है, उससे वो हवाएं ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो अंदर की तरफ मूव इतनी नहीं कर पाती। तो पाकिस्तान में मेन सोर्स क्या बनता है, बे ऑफ बंगाल वाला। बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश और जो इंडिया का बंगाल का एरिया है वो सारा उसमें एंटर होता है, ठीक है। आपकी हवाएं उसमें से यानी उससे मूव करके सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया से मूव करके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में जो एंटर होती हैं, वहां से फिर ऑब्वियस बात है जिस तरह देखो लैंड मैस, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया ठंडा है, नीचे का इलाका उतना गर्म होता जाता है, ठीक है। तो लैंड मैस जहां जहां गर्म होता जाता है वहां पे आपका एयर प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो विंड जो है हायर प्रेशर से नॉर्दर्न माउंटेन एरिया से जो है लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती जाती है। ये है उसका जो हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है किस तरह वो कर रही है, ठीक है। इसलिए हमारे अपर वाली साइड पे ज्यादा ये रेनफॉल हो रही होती है, अपर पंजाब में इस तरह ये कंपेयर टू हमारा लोअर पंजाब में लोअर सिंध के अंदर मानसून कम हो रही होती है।
ये तो हमारा पहला हो गया। वेस्टर्न डिप्रेशन की बात ये कि ये हमारी जो है वेस्टर्न साइड सेंटर होती हैं, इसलिए हम इनको वेस्टर्न डिप्रेशन, ये बेसिक बात ये कि मेडिटेरेनियन सी वगैरह से जो हवाएं उठती हैं, ठीक है, बाकी फॉर्मेशन वही है उसकी, वो अंदर मूव करने वाला तरीका जो है, लेकिन वहां से जो हवाएं उठती हैं वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान को जो है क्रॉस करके वो पाकिस्तान के वेस्टर्न एरियाज में एंटर होती हैं, बलोचिस्तान वगैरह में जो है ये ज्यादा वहां पर असली होती है, इनका ये ठंडे उसमें होती है, मौसम में होती है, जिस तरह हमारा दिसंबर जनवरी वगैरह का मौसम है इनके अंदर, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है जो कन्वेक्शनल करंट रेनफॉल है। देखो कन्वेक्शनल करंट का जो कंसेप्ट है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को पता होगा कि जो ये आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाते हैं कन्वेक्शनल करंट का, कि एक जगह वो इंक डाल देते हैं, फिर वहां से इसको गर्म करते हैं वाटर को, तो वो यूं सर्कल में घूम रहा होता है। बिल्कुल बेसिक अंदाज से समझाने वाली बात क्या है, जो आपकी वार्म विंड्स होती हैं वो राइज करती हैं, ठीक है, जो आपकी वो होती हैं जो ठंडी विंड्स होती हैं उसको नीचे से रिप्लेस करती हैं, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम यानी कि इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज से बता रहा हूँ, ये जो मैकेनिज्म है इससे कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होती है। इनका ये है कि ये आपकी स्प्रिंग में और ऑटम में हो रही होती हैं, यानी आपका हो गया मार्च अप्रैल का महीना और आपका हो गया सितंबर अक्टूबर का, इस तरह महीने बनते हैं इनके अंदर, अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर। अब सीन क्या है कि इनके अंदर सर सीन ये होता है कि ये वो बारिशें में होती है, ओले बरस रहे होते हैं, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म आ रहा होता है, तेज हवाएं, ये वाला, ये वो बारिशें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कन्वेक्शनल करंट रेनफॉल जो है ये हमारे साहिली इलाकों में इतनी क्यों नहीं होती, इसको समझ लो। वहां टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर का इशू है, क्योंकि वहां पे सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस मिक्स हो रही हैं, और बाकी हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इस तरह की है, तो वहां है क्या कि वहां टॉप पे जो है ना, यानी जो हमारा वो है क्या होता है, जो हमारा यानी जो टॉप का एरिया है, यानी कि जो हमारा जैसे विंड राइज करती है, पता है कि ऊपर जाकर ठंड होती है, उससे बादल बनते हैं, वहां ऊपर भी गर्मी है, तो उसका मसला ये कि इस वजह से क्योंकि वहां पे हीट ट्रैप बना हुआ है, तो उसकी वजह से ये इतने बादल बन नहीं पाते वहां पे, यानी कि जो बादल बनने के बजाय वो जल्दी बिखर जाते हैं, कम बारिशें होती हैं। इसलिए आप देखो ना, ये लैंड सी ब्रीजेस की उसकी वजह से तकरीबन आप देखोगे साहिली इलाकों में, कराची वगैरह के करीब आप जाओ ना, तो वहां पे आपको पूरा साल तकरीबन सेम मौसम मिल रहा होता है, ठीक है। उसका रीजन इस तरह की बात होती है। अच्छा खैर, ये हो गया हमारे पास, और क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक, वो आपका क्या होता है यार अपना क्लाइमेट में हमारे पास एक रेनफॉल, अच्छा हमारे पास आ जाती है हमारे पास जो वो है, क्या कहते हैं हम उसे, जो रिलीफ रेनफॉल है। देखो रिलीफ रेनफॉल, रिलीफ होता है टोपोग्राफी का दूसरा वर्ड, यानी रिलीफ रेनफॉल वो रेनफॉल है जिसका रिलेशन होगा टोपोग्राफी के साथ, नेचुरल उसके साथ, हमारे इन टोपोग्राफिकल फीचर्स के साथ, ठीक है। अब इसका कनेक्शन क्या होता है टोपोग्राफिकल फीचर से, वो भी समझ लो। जो आपका एक हिली एरिया होता है, माउंटेनियस एरिया होता है ना, उसकी एक साइड से जो गर्म हवा होती है, यानी कि वार्म विंड होती है, ह्यूमिड विंड होती है, वो एंटर हो रही होती है, इसमें कहते हैं विंड वर्ड साइड, यानी जिस तरफ से विंड आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू द टेरेन जो होता है आहिस्ता आहिस्ता राइज करती जाती है। जैसे जैसे ये राइज करती जाती है, ऊपर जाते जैसे ठंड होती जाती है, वहां जाने की वजह से, यानी जिस तरह वो राइज करता है वहां ठंड होती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहां पे यानी कि उसके क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बारिश बरसती जाती है, विंड वर्ड साइड पे बारिशें हो रही होती हैं, बिल्कुल पीक पे पहुंचती है जब ये, तो जो बच गया होता है उसके बादल बन के वहां बारिश हो जाती है। जो दूसरी साइड है उसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड, जहां से विंड वापस नीचे उतर रही है, ये कोल्ड विंड होती है, लेकिन ये ड्राई विंड होती है, इस लीवर्ड साइड पे कोई बारिश नहीं हो रही होती, या मिनिमल बारिशें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसको हम इस साइड पे कहते हैं कि जो लीवर्ड साइड है, यहाँ पे रेन शेडो है, यहाँ बारिश ही नहीं होती, ठीक है। तो ये उसका एक कंसेप्ट आ गया। अब आती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल का कंसेप्ट बेसिकली कनेक्टेड है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल के साथ। किस तरह, कंसेप्ट वही है, यानी कि आपके साइक्लोन का जो होता है उसकी जमीन मिड वाले एरिया से, बेसिकली समझ लो कि उसके जो साइड वाले एरियाज हैं, यहां से पहले जो आपकी गर्म हवा उठी, ठीक है, वो ऊपर जाके यानी वहां पे वो हुई, क्या नाम है, ऊपर राइज करनी शुरू हुई, उसके जो साइड वाला एरिया होता है, बीच वाले एरिया में जो ठंडी हवाएं होती हैं उन्होंने उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना तेजी से प्रोसेस हो रहा होता है, इतना तेजी से, क्योंकि एक बीच वाला एरिया जो होता है वो कंपेरेटिवली आपका, समझ लो कि उनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है एक मिडिल वाले उसके एरिया के और जो उसके एक साइड वाला एरिया होता है उससे, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि अब इससे मेनी इशू क्या होता है, ये इतना तेजी से हो रहा होता है कि ये जो पूरा आपका प्रोसेस है इसकी वजह से जो साइक्लोन होता है यानी कि वो रिवॉल्व भी करने लग जाता है, घूमने भी लग जाता है और मूव भी करने लग जाता है अपने एरिया से। साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए कांस्टेंट वाटर सप्लाई जरूरी है, इसलिए जब साइक्लोन आपका आके टकराता है साहिल के साथ, यानी कि साइक्लोन आके टकराता है आपका आपके कोस्टल लाइन के साथ, तो साइक्लोन वैसे यानी कि उसके बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन उस पर डैमेज बहुत करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस पॉइंट पे बहुत तेज जरा चल रहा होता है, उसके बाद यानी कि वो अंदर इन द लैंड जो होता है, यानी जमीन के अंदर कंटिन्यू करता, क्योंकि वहां वाटर की सप्लाई खत्म हो जाती है। दूसरी बात, उसका जो मिड का इलाका होता है ना, जो साइक्लोन का मिड का एरिया होता है, वो बहुत वास्ट हो सकता है, 250 किलोमीटर तक वास्ट हो सकता है, ठीक है। जो आपका अच्छा ये मिड का इलाका होता है, ये बड़ा यानी कि काम इलाका होता है, इसमें कुछ नहीं हो रहा होता, यहाँ बैठे हो आपको वही फील आएगी पिकनिक बैठे हुए हो, ठीक है। यानी अगर बोटिंग वाला कर रहे हो, पिकनिक वाली फील आएगी। जो साइडों वाला एरिया है वहां पे तेज हवाएं होती हैं, अप टू 120 किलोमीटर पर आवर जो आपकी उसकी स्पीड होती है, यानी कि विंड स्पीड चली जाती है, 10 से 11 माइल्स हाई आपकी वेव चली जाती है, क्योंकि ये जो है यहाँ सारा वो ना ड्रामा चल रहा होता है, यानी कि सारा वो उसका चल रहा होता है कांस्टेंट वाटर सप्लाई के साथ। और ये इनवर्ट क्यों मूव करता है, वही मूनसून वाला कंसेप्ट, कि आपका विंड्स मूव फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज टू लोअर प्रेशर एरियाज, आहिस्ता आहिस्ता लैंड पे मूव करता जाता है। ये आपकी सारी जो है यानी कि रेनफॉल कंसेप्ट इनको ध्यान में रखना। और हमारे पास क्या आता है क्लाइमेट में, क्लाइमेट वाले चैप्टर में मुझे 7 चैप्टर देखने, तो मैं आपको सारी ना चीजें इसमें रिवाइज करवा दूं मेन मेन, क्योंकि ये चैप्टर में ना बच्चों को इशू होता है कोई चीज तरह की रह ना जाए मुझे देखने में। ये बुक आपकी वही ऑफिशियल जो बुक है उसी को यूज कर रहा हूं मैं।
अच्छा जी, हमारे पास आ गया क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर इसके मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं, यानी इसके जो मैं बता रहा हूँ ये बात है कि मैं नोट्स वाला प्रोवाइड किए, मैं कोई रिवाइज करना आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्लाइमेटिक जोन्स के मैंने नोट्स डाले हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने सिंपल पॉइंट्स में उनको डिवाइड और किया हुआ है, उनको देख लेना, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सिंपल नोट्स है हमारे सर ने, बड़े अच्छे नोट्स में पढ़ाए थे, बहुत पहले पुरानी बात है कभी ये। खैर, ये हो गया हमारे पास। कन्वेक्शनल करंट रेनफॉल हो गई, हमने मूनसून रेनफॉल कर ली है, वेस्टर्न डिप्रेशन कर ली है, हमने यहाँ पे ये हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला कर लिया, डीप रेनफॉल कर लिया, ठीक है। क्लाइमेटिक जोन मैंने आपको बता दिए, कोस्टल जोन का ये सारे मैंने वहां पे वो किए हुए। अच्छा, अब ये आया था कि देखो फ्लड को जब आप वो डिस्क्राइब करो तो फ्लड के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक दोनों को समझा करो। देखो फ्लड के बेनिफिट्स भी होते हैं, उससे हमारा जो है यानी कि उसका वो हो जाता है, क्या होता है हमारा जो एलुवियम होता है, यानी वो बहुत ज्यादा वो उससे वो हो जाता है, जो एरिया होते हैं उसमें वो आपका इनरिच कर देता है। दूसरा हमारा ये अगर वाटर टेबल बहुत कम हुआ हो तो वो राइज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं। अच्छा, उससे जो है हमारे उसमें रिवर्स के अंदर बड़े न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं, फिश लाइफ इंप्रूव कर जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेरे ये है कि उसका नुकसान साइड बाय साइड क्या है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, सैलिनिटी उससे बढ़ सकती है। वाटर लॉगिंग जब आपका वाटर एवेपोरेट करता है, पीछे सॉल्ट रह जाता है, सैलिनिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास फिश प्रोडक्शन जो इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। उसका जो ब्रीडिंग है वो हो सकती है, ग्राउंड वाटर सप्लाई आपकी वो हो सकती है, इंप्रूव कर जाती है। इनको ध्यान रखना, फ्लड के बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान नहीं होते। अच्छा, ज्योग्राफी में ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके तकरीबन हर जगह अगर रेलिवेंट हो तो अप्लाई हो सकते हैं। वैसे ना फिट कराना, जैसे आप किसी चीज को जब डेवलप कर रहे होते हो ना, तो उसका सोशल इम्पैक्ट, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका आपकी यानी कि उसके ऊपर क्या होता है अपना क्या होता है अपना लोगों के उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट, ये चीजें इनके बारे में सोचा करो, ठीक है। ये जो है आपको चीजें बेनिफिट देती हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये ध्यान में रखो कि डेजर्ट जो होता है वो एक आपका क्लाइमेटिक फीचर है, ध्यान में रखना। डेजर्ट का ताल्लुक गर्मी या सर्दी से नहीं है एरिया का, डेजर्ट का ताल्लुक रेनफॉल के साथ होता है। मैंने वो डेफिनेशन दी हुई है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि मिनिमल रेनफॉल जो होती है एक लंबे अरसे तक, उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कौन सा एरिया डेजर्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उस बाद हमारा आ गया, हम लोग नेचुरल टोपोग्राफी वाली बात में कुछ चीजें कवर कर लें। इसमें यार ये बंद ना हो जाए, मुझे समझ डर है कि अगर ये बंद हो गया तो ये पूरी वीडियो ज़ाया हो जाएगी। मुझे बड़ा मैं इस बारे में स्केयर्ड हूँ, क्योंकि ये दोबारा 15 मिनट्स की रिकॉर्ड मैं कर भी लेता हूँ तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा इस पर का। मैं मोबाइल पे खोल लेता हूँ, बेहतर ये कि हम रिस्क ना लें, मैं ऐसे मोबाइल पे खोल लूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ खोलूंगा और ये अगर बंद हो गया तो हमारे पास कोई इस पर चांस नहीं बचेगा दोबारा इसे बनाने का। अल्लाह ताला इसको यानी कि हो जाए, लगा सकूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे पास आ गया ये नोट्स का लिंक था, मैंने रखा हुआ है, यस आई थिंक मैंने रखा हुआ है। यस यस यस, अल्लाह का शुक्र है, मिल गया मुझे। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ लीफ फीचर्स बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरह याद करोगे ना वो मसला ये है कि आपका पहला चैप्टर, दूसरा यानी कि आपका जो नेचुरल टॉपिक का चैप्टर है, उसमें ना इतना वो उनने गुंजलक किया हुआ है, कई बार बात ना ऊपर से गुजर जाती है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब होता है ना सही कहा था उसमें, वो 3 इडियट्स में कहना क्या चाहते हो वाला सीन है, फिर वही अप डाउन वाला करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप उसको आसान अंदाज समझने के लिए ना मैं इसको बताता हूँ आपको। मैं यहाँ से नेट दूसरा ऑन कर लूँ ताकि हमारे पास स्पीड सही आती रहे। हाँ, नेट का बुरा हाल है इस टाइम। चल जा भाई, मैं इसको के यहाँ पे पॉज कर दूं, ये चलता है मेरा। इसमें जो शुरू वाली डेफिनेशन है वो आप देख लीजिएगा, इन्हीं को खुद दफा देख लीजिएगा, उसमें जो समझाने वाली बातें मैं समझा देता हूँ। देखो, नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर जो हमारे पास उसके मेन लीड फीचर्स हैं, तो हाई एंड लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, ठीक है। उसके अंदर यानी कि हाइट जो है वो हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ इंक्रीज करती है, ऊपर जाते जाते हैं ना हमारी उसकी हाइट जो इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। दूसरा, ये जो है हमारा पैरेलल रेंज चल रही होती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास आता है स्नो कवर्ड पीक है, ये वही मैं अपने यानी कि खुद के नोट से यूज कर रहा हूँ, एजुकेटेड चेंज वाले जो है, ठीक है। अच्छा, स्नो कवर्ड पीक्स हैं, उनके जो पीक्स का स्लोप है वो शार्प स्लोप है उनका, ठीक है। डीप है, नैरो वैलीज हैं, वी एंड यू शेप वैलीज दोनों मिलती हैं वहां पे, ठीक है। रॉक्स जो है सॉफ्ट हैं, यानी सॉफ्ट रॉक्स हैं वहां पे, उसमें यानी कि ये है कि उनको इरोड वो जल्दी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि रीजन ये है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर लगाओगे तो वो जमीन रोड है वो यानी कि बह सकता है, ठीक हो गया। बाकी माउंटेन का जो बॉटम होता है, क्योंकि एरोजन ज्यादा है तो वहां पे एक आइटम मटेरियल होता है सिकरी, उससे जो है कवर होता है एलुवियम, एलुवियम यानी रिच एरोडेड मटेरियल रिच आपका आइटम होता है, ठीक है। उसके बाद ये कि बहुत रग्ड और अनइवन लैंडस्केप है, और आपका जो ग्लेशियर्स हैं वो एक्सट्रीम नॉर्थ में फाउंड की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया कि इसकी ड्रेनेज कैसे होती है। रिवर इंडस की और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वहां पे आप उस एरिया को ड्रेन करती हैं। फास्ट रिवर फास्ट फ्लोइंग, क्योंकि माउंटेन का स्लोप ज्यादा है तो रिवर तेज फ्लो करते हैं, ठीक है। रिवर से जब तेज फ्लो की वजह से बहुत सारे उसके फीचर्स फॉर्म होते हैं, रैपिड्स, गॉर्जेस, ये प्लंज पूल्स के फीचर्स बहुत सारे फॉर्म होते हैं। मैंने आपको बताया ग्लेशियर्स एक्सट्रीम नॉर्थ में। नॉर्थ माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, रशिया से आते हुए जो कोल्ड विंड है उनको ब्लॉक करती है, वरना पाकिस्तान में ठंड जो है बहुत शदीद बढ़ जाए, ठीक हो गया। वेदर हमारा क्लाइमेट जो स्टेबल रहता है कंट्री का। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो दूसरे मेल्ट करते हैं, उसके साथ हमारे जो वो है
रिवर में पानी आता है, ठीक है, टूरिस्ट होते हैं उस एरिया में आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है, वो स्पेंड करते हैं यहाँ पे, इकोनॉमी बूस्ट होती है एक्सेट्रा। इससे पाकिस्तान और चाइना जो है कनेक्ट होता है, हमारे पास यहाँ पे वो है, यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्री को फ्रोग मिलता है। वुड वर्क यहाँ का बहुत अच्छा है, यानी बहुत सारे जिनके लोकल बुक प्रोडक्शन जो है वो बेहतरीन है यहाँ पे, पता है कि वहाँ की बुक बड़ी महंगी बिकती है। अब देखो यहाँ पे लोग अगर कोई पूछता है कि हम क्या कारोबार कर सकते हैं, कि हम यहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कि वहाँ पे अनइवन लैंडस्केप है, आप ट्री प्लांटेशन लगाओ, वहाँ पे इतने महंगे महंगे दरख्तों की फॉर्म है जिनको यानी कि बंदा सोच नहीं सकता अफोर्ड करना, इस तरह की चीजें, ठीक हो गया। जेम स्टोन्स हैं आपके पास बहुत, ये लोकल इंडस्ट्री जो रूबी वगैरह एमरल्ड सारे आपको मिल होंगे, आमतौर पे ये गिलगित तरह से आते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कि उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है। कॉटेज क्राफ्ट इंडस्ट्री है, यानी कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ये है कि यहाँ पे वो होता है, यानी कि सुवेनियर्स जो टूरिस्ट हैं वो सुवेनियर्स आकर लेते हैं, इससे फिर वही बात है कि आपको रेवेन्यू इंक्रीज करता है, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग इंक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि यहाँ पे आपके पास उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। देखो नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास पहली चीज ट्रांसह्यूमेंस आ जाती है। उसके बाद ट्रांसह्यूमेंस का मतलब ये है कि सीजनल माइग्रेशन होती है, पूरा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसको देख लेना। मकसद ये किस तरह आपका यानी कि गर्म मौसम में जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठंडे मौसम में वापस नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। इसका मेन रीजन होता है कैटल ब्रीडिंग, उनको जो होता है यानी कि वो फूड प्रोडक्शन के लिए जो का वो मेन होता है इसमें, यानी कैटल ब्रीडिंग होती है, मीट प्रोडक्शन होती है, मिल्क उसके प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग ये कि जहां माउंटेन में सीधा हिस्सा है वहाँ टेरेस का मतलब होता है सीधा एरिया बना के वहाँ पे फार्मिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन ये आमतौर पे कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती है, आपकी स्मॉल स्केल सबसे फार्मिंग टाइप होती है। उसके बाद आपका टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स हैं, ये चीजें हैं आपकी, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, आपका जो माइनिंग है, वो आपका फूड प्रोडक्शन है। इसके बाद सारा पार्ट जो मैंने उस कम्प्रिहेंसिव कवरेज वीडियो में कवर किया हुआ है। एक चीज जो मेरे जहन में आई जो मैंने नहीं कवर की हुई, जो आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, उसमें हर क्रॉप की मेन बातें सुन लो, ये मैंने शायद कवर नहीं की हुई है, बड़ी आपको काम आएंगी। देखो पहली चीज क्या है, वीट प्रोडक्शन के अंदर जो एक बड़ा मेन बात होती है वो है वीट का कनेक्शन आपके रेनफॉल के साथ। अब ये समझना कि वीट के रेन उसमें होता क्या है। ये जो लोग जिस तरह लैंडलॉर्ड टाइप फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनको पता भी होगा इस चीज का। देखो जब आप वीट लगाते हो ना, ये आपका तकरीबन अर्ली नवंबर एंड अक्टूबर का टाइम होता है, ठीक है, या मिड नवंबर तक लगाते हैं। उसमें होता क्या है, उस टाइम पे चल रही होती है लेट कन्वेक्शनल करंट रेनफॉल, ठीक है। अगर अभी आपने बीज लगाया और अभी यानी कि बीज लगाए हुए 2 5 6 दिन हो गए और बारिश हो जाती है, तो उससे फायदा होता है, आपको इरिगेशन कम करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब आपका अभी वो सिट्टा ग्रो कर रहा है, अभी सिट्टा ग्रो के फॉर्म में और बहुत शदीद बारिश होती है, यानी कि अर्ली वेस्टर्न डिप्रेशन बहुत शदीद हो जाती है, सिट्टा खराब हो जाएगा। अगर नॉर्मल रेंज में होती है तो उसको सपोर्ट मिलेगी, वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा अगर अभी वीट के ऊपर बॉयल लग गया है, यानी उसके ऊपर जो है आपका जो वो होता है दाना लग गया है, उस वक्त अगर वेस्टर्न डिप्रेशन बारिश होती है दिसंबर और लेट दिसंबर अर्ली जनवरी में, उस वक्त क्या होता है, उससे ये होता है कि बॉयल स्वेल कर जाता है, आपकी वीट की जो वेट है बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ये बेनिफिशियल है। अब यही आपकी लेट वेस्टर्न डिप्रेशन अर्ली कन्वेक्शनल करंट होने लग जाए, यानी कि आपका यानी हो गया आपका लेट जनवरी अर्ली फरवरी लेट फरवरी, इस टाइम के अंदर अगर आपने वीट की कटाई की हुई है, वीट कट के पड़ी हुई है जो सूखी गंदम होती है, अगर उसको बारिश है वीट जाया हो जाती है, क्योंकि वो सारा यानी कि वो भीग जाती है वो गंदम सारी। तो ये है उसकी इसका कनेक्शन रेनफॉल के साथ, इसको ध्यान में रखना। दूसरी चीज आपका जो शुगर केन है उसमें मतलब काम कॉमन क्वेश्चन ये आता होता है कि शुगर केन का जो है उसकी जो मिल होती है, शुगर मिल जो होती है वो आपकी शुगर केन के उसके साथ क्यों लगाई जाती है, यानी शुगर केन का जो फार्म होता है उसके साथ क्यों होती है। पहला रीजन, शुगर केन बल्की होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे आपको यानी हैवी होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और बल्की होता है, ज्यादा साइज ज्यादा होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे करते हो तो आपका जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, आपका फाइनल शुगर का एक्सपेंस बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस इतना बढ़ जाए कि क्योंकि हर शुगर केन से उतना यानी वो निकलता है, बहुत ज्यादा शुगर बन रही है, तो दिन में बात क्या है तो उसको बीट ना कर पाए, एक चीज। दूसरा शुगर उसमें शुगर वाटरी कंटेंट होता है, गर्मी का दिन होते हैं उस टाइम ही, तो उसमें यह है कि आपका वो एवेपोरेट कर सकता है, उसका बल जो वो है मैस जो है वो जाया हो सकता है। तीसरी चीज क्या है कि उसमें हमारे पास जो ऑब्वियस रीजन आ जाते हैं कि उसमें यानी कि इतना हैवी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर हादसा का खतरा होता है, लेकिन ये लेस रेलिवेंट बात है, बाकी दो बातें ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। राइस प्लांटेशन के अंदर आपको जो है वो जो होता है अपना क्या कहते हैं उसको रीप्लांटेशन वाली जो बात होती है वो पता होनी चाहिए, पनीरी लगाने को कहते हैं, नर्सरी जो लगानी पड़ती है। पहले राइस को लगाया जाता है, फिर जब उसका सिट्टा ग्रो कर जाता है उसको दोबारा निकाल के दोबारा लगाया जाता है। राइस प्रोडक्शन पाकिस्तान में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वहां उस वक्त हमारे यहाँ पे जो है मूनसून लगी ताकि रेनफॉल हो रही होती है, हमारे पास इरीगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, फिर उस वक्त रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो राइस को हमारे पास पानी देने के लिए जो है रेनफॉल की टाइप चेक कर लेना उसको कौन सी हो रही होती है। लेकिन समझाने की बात है कि हमारे पास रेनफॉल ज्यादा हो रही होती है, ये बात में फिर कह रहा हूँ उसको क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। मकसद है कि हमारे पास जो रेनफॉल ज्यादा हो रही होती है, हमारे पास जो है इरिगेशन अच्छी है, इसलिए यहाँ पे जो है राइस प्रोडक्शन जो है पॉसिबल है, ठीक हो गया। अच्छा उसमें यह है कि यानी उसका उसके वाटर से कनेक्शन आ गया हमारा। उसके बाद इस तरह हमारा जो एक और चीज का कनेक्शन आता है कॉटन का, जो है कॉटन के अंदर आपको देखो ये बताना चाहिए कॉटन का किस तरह कनेक्शन है आपके लार्ज स्केल फार्मिंग मेथड के साथ, पेस्टिसाइड वगैरह के साथ, पेस्टिसाइड की यूजेज के साथ, इन चीजों का किस तरह का कनेक्शन है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक हो गया। तो इन चीजों को जो है अपने ज़हन में क्लियर रखना किस किस तरह होता है। अब हम ये कर लेते हैं कि मैं आपको ना मुख्तलिफ जो उसके जो मेन बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए बता देता हूँ। कोई चीज़ ना पता हो तो मुझसे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ लेना, टेक्स्ट कर देना, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये आ गया हमारे पास। उसमें देखो मुख्तलिफ यानी आपके माउंटेन्स वगैरह के जो टोपोग्राफिकल रिलीफ फीचर्स हैं वो हो गए। उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेस्टर्न माउंटेन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों मीनिंग क्यों मुश्किल क्यों है। अच्छा, एक तो मुश्किल क्यों है, कौन सी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वहां पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल की जा सकती है, ये क्वेश्चन आपका, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका पटवार प्लेटू और आपकी सॉल्ट रेंज में फर्क जो है, एक तो उसका हाइट का फर्क है, दूसरा आपके यानी कि एवरेज हाइट का फर्क है, दूसरा फर्क है उसके अंदर उनकी कॉम्पोजिशन का, कि वहां पे जो यानी वो यूज हो रहा है, उनका जो अंडरलाइंग मटेरियल है वो कौन सा है। ठीक है, इनका फर्क आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया यानी ये हो गया। अच्छा, उसमें हमारे पास आ गया एक्टिव फ्लड प्लेन और फ्लड प्लेन के फीचर होते हैं इससे आपका, यानी उसके अंदर पहले आपका वो आ जाता है, लीवीज आ जाता है, एम्बैंकमेंट्स आ जाता है, उसके बाद आपके पास जो है यानी उसका जो मुकम्मल आ जाता है आपके पास, यानी इस तरह के जो उसके फीचर्स हैं आपके। ओल्ड फ्लड प्लेन पहले एक्टिव फ्लड प्लेन आ गया, फिर ओल्ड फ्लड प्लेन आ गया। ओल्ड फ्लड प्लेन जो है, एक्टिव फ्लड प्लेन ओल्ड फ्लड प्लेन कैसे बनता है, ठीक है, एक्टिव फ्लड प्लेन का वहां पे होता क्या है, पानी वहां पे पड़ा रहता है, ये सारी बात हो गई। आपका जो है ओल्ड फ्लड प्लेन जो होता है कि एक्टिव फ्लड प्लेन कितना अच्छा इलाका है वो करने के लिए आपका, वो करने के लिए क्या होता है अपना यार, क्रॉप लो कर, क्रॉप आपकी सो वगैरह करने के लिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो आप यूनिट्स में आपके ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपके बलुस्तान माउंटेन में फीचर बनते हैं, जब एलुवियल फैन वगैरह हैं वो किस तरह बनते हैं, पानी की वेपोरेशन की वजह से। ठीक है, जल्दी वेपोरेट होने की, वहाँ मिनरल रह जाने की वजह से एलुवियल फैन जो मिक्स होकर पिगमेंट प्लेन बन जाता है, तमाम बातें ये बताना चाहिए। जो डेजर्ट वाला है उसके अंदर आपको डहार का बताना चाहिए कि डहार का जो वो होता है सिचुएशन, ये चीज हो गई आपके पास। और क्या है इसमें हमारे पास, और क्या है, रोलिंग सैंड प्लेन्स बताना चाहिए। बेसिकली ये होता है कि हवा के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तेज हवा आती है तो मूव कर जाते हैं, फिर कहीं और डिपोजिट हो जाते हैं, फिर दोबारा हवा आती है फिर मूव कर जाते हैं। सैंड ड्यून्स की टाइप जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और आपकी लैटिट्यूडनल स्टैंड ड्यून्स होती है। लैटिट्यूडनल जो है यानी कि इस शेप में ज्यादा होंगी हॉरिजॉन्टली, लॉन्गिट्यूडनल जो है हाइट की शेप में ज्यादा होंगी, ये आपके उसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, डेजर्ट एरिया की एक्टिविटीज क्या है, डेजर्ट को किस तरह जो है उनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं, ये तमाम चीजें आपकी हो जाती हैं। ये वीडियो अगर सेव हो जाए दोबारा बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा पीछे। अच्छा, क्लाइमेट मैंने क्लाइमेटिक जोन्स का बता दिया, रेनफॉल की फॉर्मेशन की टाइप्स का बता दिया, फ्लड हो गया आपका, ड्रॉट हो गया आपका, ये जो डेजर्टिफिकेशन का इश्यूज है, इस तरह की चीजें जो बताना चाहिए। उसमें देखो ना बात का, अब ये जो डायग्राम है कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन क्या है, इसमें आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको बात से बात निकालना सिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। रीजन क्या है, इस तरह जिस तरह इन्होंने बातों से बातें निकाली हुई है ना, अपने क्वेश्चंस के अंदर ऐसे बातों से बातें निकालना सीखा करो, किस तरह बातों से बातों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उस पर ड्रॉट मैनेजमेंट के तरीके जो है, डिसैलिनेशन तरीके हैं, उनके आगे तरीकों के बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये ज़हन में रखना। आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बड़ा सिंपल सी बात है, वाटर के यूजेस हो गए। ठीक है, इनके बड़े बड़े अच्छे नोट्स डाले भी हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, रिवर्स की इंपॉर्टेंस, आपके दुआब कौन से हैं आपके जो है उसके अंदर, यानी कि बार्स कौन सी हैं, ये तमाम चीजें हो गई। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और क्या आता है, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, उसके रीजन क्या थे, उसका यानी कि वो क्या था पूरा वो, आपके ट्रेडिशनल मेथड जो है उनका क्या कार्य क्या, आपका शुद्ध फराई की वो किस तरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका स्मॉल डैम लार्ज डैम के फर्क क्या है, ये बड़ी जरूरी बात है, इनको ध्यान में रखा करो। ठीक है, ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है, सिर्फ मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आ जाते होते हैं आमतौर पर। उसके बाद क्या है हमारा वाटर लॉगिंग सैलिनिटी के सॉल्यूशंस क्या है, मैंने शायद नोट्स में प्रोवाइड भी किए हुए हैं। जिप्सम यानी लाइमस्टोन का यूज करना जो होता है उसको सक करने के लिए, यूकेलिप्टस ट्रीज लगाने की वाली बात होती है, ट्यूबवेल से वाटर निकाल के उसको फ्लश करने वाली बात होती है। लेकिन वाटर निकाल के जो आप वो करते हो उससे सैलिनिटी हो सकती है, यानी कि उसकी वजह से सॉल्ट रह सकता है, इसलिए हम वाटर फ्लशिंग करते हैं, उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारे पास मुख्य तरह के हमारे पास उसके वो अवेलेबल हैं, काउंटर वो हमारे पास केमिकल अवेलेबल होते हैं, ये चीजें हो गई। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया वाटर, पाकिस्तान का चेंजिंग क्लाइमेट, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ये ध्यान में रखो। ठीक है, कई बच्चों को बेनिफिट्स नहीं पता होते, फिर वो ये सोचते हैं बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखा करें इन बातों को। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर है ना, फॉरेस्ट, फिशिंग और माइनिंग, इनको सिर्फ बुक से, इनको आपने बुक से ही तैयार करना है, क्योंकि इन बुक में इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है कहीं और मौजूद नहीं है। फिशिंग वाले के अंदर फिश फार्म की डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात, ब्रोस में फिश फार्म क्यों नहीं है, वहाँ पे बारिशें नहीं होती इतनी, वहाँ पे रिवर इरिगेशन का सिस्टम नहीं है वहाँ पे, इसलिए हमारे पास इतनी फिश फार्म मानी उसमें, पंजाब में इसलिए ज्यादा है डेंस। अच्छा, डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, रिवर इंडस उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ साथ। ठीक हो गया, तो ये बात ध्यान में रखा करो। ठीक है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस और जो डिफॉरेस्टेशन के नुकसान हैं वो आपस में इंटरलिंक किस तरह है उनको समझ लिया करें। ठीक है, आपके और क्या है, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स को यार अगर वहां भूल भी जाओ तो कॉमन सेंस यूज कर देख लेना भाई कि दरख्त अगर नहीं होंगे तो उससे क्या क्या होता है। अब तो इतनी साइंस वाला पढ़ ली होगी, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, उसके बाद ये काउंटर फ्लोइंग क्या होती है, टेरेसिंग क्या होती है, इसमें जरूरी बात, टेरेसिंग तो मैं पहले बता दी कि वो प्लेन फील्ड का है, काउंटर फ्लोइंग में इस तरह होता है। ये कौन है, मेरे पास इसके लिए टाइम ही नहीं है, करता रहा मैसेज। अच्छा खैर, इसका मैसेज वाला पढ़ने को बैठ गया, तुम्हारा ये काम रह जाएगा। अच्छा खैर, ये हो गया जी। ये पहली बात है कि स्टूडेंट का नहीं कह रहा, इसी में रखना। ये मेरे पर्सनल फोन पे जो मैसेज है उसकी बात कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल दोस्त का है। और इन दोस्त का मसला ये है कि ये जिस वक्त मैं काम के मेन काम में फंसा होता हूँ मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जो मेरा स्टूडेंट्स वाला फोन है वो ये दूसरा है। ठीक है, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल मैं नहीं करता, ये दोस्त के फोन का मैं कह रहा हूँ कि इसका मुझे पता है ना, इसको मतलब हैं इसके कुछ मसाइल इस तरह के। अच्छा खैर, यानी कि हैं बस मसाइल हैं, ये समझ लो। खैर, अच्छा, ये हो गया।
अच्छा ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ गया हमारे पास कंट्रोल फ्लोइंग के अंदर जो मेन बात होती है, उसके बाद हमारे पास ये है कि उससे उसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लोइंग क्यों यूज की जाती है, उसमें ये जो हम वो बनाते हैं क्या होता है, ये रेजिस्टेंस बुशेस का हमारे पास बेनिफिट वाला क्या होता है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में और वेस्टर्न माउंटेन्स में डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, यानी वहां पे कौन से यूज होते हैं, वहां पे कौन से यूज होते हैं, फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, सस्टेनेबल। अच्छा सस्टेनेबल का जहां वर्ड आता है ना, वहां उसमें 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखा करो। चीज नंबर 1 करंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स, चीज नंबर 2 इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, चीज नंबर 3 फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना। ये 3 चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। इससे हम उसका ट्रायंगल बनता है ना, पहला आपका आता है करंट रिक्वायरमेंट्स, दूसरा आ जाता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, तीसरा आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस तरह होती है आपकी तकरीबन, ठीक है। तो ये जो है इसको यानी कि रखा इस इन अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया सस्टेनेबल ट्रेड का, पूछ लिया एक बात है सस्टेनेबल ट्रेड पूछ लिया, तब आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप इन 3 चीजों को मिला के सोचो कि यार करंट जनरेशन को मीट भी करना है, इसके बारे में सोचो, ठीक है। इसका कनेक्शन फ्यूचर जनरेशन की भी चीज रहनी चाहिए, और तीसरा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट आपकी वो सब कुछ प्रोटेक्ट होना चाहिए। अच्छा ये हो गया आपका, ये तो पूरा रट्टा मारने वाला चैप्टर है, क्यूरिंग वाला ये नहीं, रट्टा मारने से मुराद ये कि याद करने वाला चैप्टर है, मकसद ये है कि इन सेंस बहुत सी चीजें याद करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। और क्या फिशिंग वाला मैंने आपको इसमें से वो बता दी है। और हमारे पास क्या आता है, अच्छा आपके ये जो ये वाले 2 पेज है, बच्चे इनको आमतौर पर मिस कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट पेज होते हैं आपके, इसमें इन्हीं की बातें की गई उनके बारे में। आपका जो है जो आपकी सी ओशन बेस्ड फिशिंग है उसके बारे में बातें की गई हैं, वो जरूरी होते हैं, इनके बारे में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक हो गया। सस्टेनेबल फिशरीज वही 3 बातें थे मिला के, करंट फ्यूचर वो। अच्छा इसमें बायो कैच वाली बात ना भूलना, बायो कैच ये होता है कि अगर आप फर्ज करें मैंने डॉल्फिन पकड़नी थी, एग्जांपल है, मैंने इन एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉल्फिन होती भी है, मकसद ये है मैं डॉल्फिन पकड़ने नेट डालता हूँ तो छोटी मछलियां आती हैं, मैं उनको जाया कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये अब मैंने उनको मुफ्त में जाया किया, जो बायो कैच वाला सीन होता है ये होता है आपका, ठीक है। यानी एक ये हो गया, दूसरा ये आ गया कि बच्चे में छोटे बच्चे फंस जाएं तो उनको ऑब्वियस बात है हम कंज्यूम तो नहीं कर सकते, बहुत छोटे को जाया करने पड़ते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। एग्रीकल्चर के अंदर यार हमारे पास ये हमारे पास ये तो 2 डायग्राम्स हैं एग्रीकल्चर की, और देख लेना जरूर याद से, इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कोई टेस्ट पेपर नहीं है, ये हर जगह फिट होती है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया यार, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मेरे ज़हन से निकल क्यों रही है, ये हो गया। अच्छा ये जो स्मॉल क्रॉप्स हैं इनको पढ़ लेना बस। अच्छा लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर लाइफ स्टॉक फार्मिंग के डिफरेंट टाइप्स, नोमैडिक हर्डिंग, सेमी नोमैडिक हर्डिंग, ट्रांसह्यूमेंस, ये चीजें, सेटल्ड वो फार्मिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये तमाम चीजें जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम इन लाइफ स्टॉक, यहाँ पे एक डायग्राम थी यार जो मेरे ज़हन में थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ स्टॉक वाले को बुक से पढ़ना है, बड़ा जरूरी है, इसमें जरूरी बात है बल्कि मैं बताने वाली थी, यहाँ डायग्राम थी देखने वाली यार, ये वाली डायग्राम, इसको जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पे क्वेश्चन एक दफा मैंने देखा, एक दफा यानी आया भी हुआ है, ठीक हो गया। ये आपकी बेसिकली यानी केमिकल का यूज जो है वो किस तरह ये आपकी एनवायरनमेंट को नुकसान देता है, ठीक है। ये तमाम आपकी पावर रिसोर्सेज वाले के अंदर यार, ये पावर रिसोर्स वाला ना, इसमें एक बड़ी मेन बात याद रखने वाली है, जो भी आपका रीन्यूएबल मेथड होता है ना, आमतौर पे उसका इनिशियल एक्सपेंस ज्यादा होता है, उसका इनिशियल लगाने का एक्सपेंस ज्यादा होता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ यानी कि प्रोडक्शन कंपेयर टू आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन इसका रनिंग एक्सपेंस कम होता है, मेंटेनेंस एक्सपेंस कम होता है कंपेयर टू आपका जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उससे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो आपको रेगुलरली उसमें इनपुट डालनी पड़ती है, रिन्यूएबल वालों के अंदर आपको रेगुलर इनपुट इस तरह नहीं डालनी पड़ती खुद से, तो ये आपको बेनिफिट पड़ता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ब्लैक गोल्ड वाली बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। ट्रांस अच्छा उसके बाद ये जो आपका डायग्राम है ये वाला, ठीक है, इसमें आपकी नहीं कोई गेस्ट पेपर नहीं है, ये जरूरी है कि आपकी हर बात से आगे कनेक्ट हो जाता होता है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का यानी कि उसके हक और उसके अगेंस्ट में बातें करने वाली ये हो गया आपका। बाकी मैंने आपको बताया कि देखो एडवांटेज में कॉमन सेंस यूज किया करो, वीडियो में ले ऑब्वियस बात है, जब भी वीडियो में लगाओगे लैंडस्केप इफेक्ट पड़ेगा आपको, फर्स्ट में चीज नहीं याद आ रही, अगर आपको नहीं भी याद आई तो वहां जियोथर्मल का देता है, आपको नहीं पता जियोथर्मल क्या होता है, ठीक है। यार वो जमीन में इतना वो कर रहे हैं और अभी तक लैंडस्केप खराब होता है, पॉइंट वन। दूसरी बात ये कि वहां पे अर्थक्वेक आएंगे कि आप उतने वो कर रहे हो, उसमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अर्थक्वेक उस जोन में होता है वो लगाया हुआ, ठीक है, सेफ्टी का इशू होता है। उसके बाद ये है कि उतनी यानी कि आउटपुट जो है उतना ज्यादा नहीं होता, उतने ही एरिया के ऊपर आप नॉन रिपीट लगाते हो उससे हो सकता है, हर जगह लगाया नहीं जा सकता, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तमाम चीजें जिनको कॉमन सेंस का सोचा करो। अच्छा ये हो गया आपके पास, और क्या 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 निकल रहा है इसमें से यार, 4 4 5 5 साल पुरानी चीजें निकल रही हैं। अच्छा चलें। अच्छा उसके बाद हमारी जो ट्रेड वाला चैप्टर है ये हमने बड़े डिटेल से कवर किया हुआ है हमारी दूसरी वीडियो के अंदर, मोस्टली उसके अंदर हमने कवर किया हुआ है। अच्छा ये हो गया, इसमें और क्या चीज हमारे पास आ जाती है देखने दो मुझे, ये तो हमारे पास हो गया। हमने यार कौन सा चैप्टर उसमें नहीं किया था, पॉपुलेशन वाला चैप्टर मैंने उसमें कवर करवाया हुआ है मेरा ख्याल है। उसमें देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को ध्यान में रखना, किस तरह पहले जो आपका नहीं कि वो होता है बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, फिर आपका जो है डेथ रेट गिरना शुरू होता है, उसके बाद बर्थ रेट गिरना शुरू होता है, फिर एक पॉइंट वो आता है कि जब यही कांस्टेंट हो जाते हैं, या आपका बर्थ रेट जो है वो आपके डेथ रेट से भी वो कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अच्छा ये जो सेकंड स्टेज होता है आपका ध्यान रखना, ये जो आपका सेकंड स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर, जिसमें बर्थ रेट अभी भी हाई होता है, ठीक है, आपका यानी कि हाई बर्थ रेट, लेकिन आपका जो डेथ रेट है वो रैपिडली आपका वो कर रहा होता है, यानी कि रैपिडली डिक्रीज कर रहा होता है।
बर्थ रेट आपका यानी अभी अभी भी हाई होता है, डेथ रेट रैपिडली डिक्रीज कर होता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के सेकंड जो आपका वो होता है ना, सेकंड फेज, उसके अंदर ये वो होता है कि ये वो पॉइंट फेज होता है जिसके अंदर आपका नेशनल इंक्रीज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या क्या रीजन बनते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने के, उनसे अच्छा कम बच्चे पैदा करने के फायदे क्या है, ये हर जगह इनको ना कॉमन सेंस सोचना होगा। तो कॉमन सेंस की पहली बात क्या आती है, वुमन एजुकेशन ले सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे उनमें यानी कि उसमें हिस्सा ले सकती हैं, बहुत सारे अपने उसके अंदर आपका जो है यानी कि उसमें इकोनॉमी में बूस्ट बन सकता है, ये सब चीजें। अच्छा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के वर्ड में इशू का ध्यान रखना। आई से जो इमिग्रेशन होता है मुल्क में आने को कहते हैं, ई से जो इमिग्रेशन होता है उसमें मुल्क के बाहर जाने को कहते हैं। सब गलतों का इशू रखना। टाइम बहुत कम रह गया, इसको लगाना जरूरी है कि 11:40 हो चुके हैं, इसको लगाता हूँ। फिर अगर कोई चीज में रह जाए तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है, या फेसबुक पे पूछ, नहीं फेसबुक पर खैर मैं उसके मैसेज कम चेक करता हूँ। आप जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, क्या होता है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देना, मैं सुबह इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, लग रहा है सेव हो जाए। आमीन सुमा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपका जो है अच्छा हो जाए पेपर।